नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 1 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम शुरुआत हो गया है। पहले शिफ्ट का एग्जाम समाप्त भी हो गया है MTS का। पहले शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, करंट अफेयर, साथ ही साथ इंग्लिश के जो भी फ्रेज है, एंटो है, सेनो है, सभी के सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपोर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपको रामबाण साबित होगी। और जो बच्चे PDF बाय करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए थे, उनको जो है आज फायदा देखने को मिल गई होगी एग्जाम के अंदर। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विराट कोहली ने 2022 में T20 क्रिकेट में किस आंकड़ा को छुआ है। इस प्रकार से पूछा गया था कि किस आंकड़े को जो है पार किए हैं, किस आंकड़ों तक पहुंच गए हैं। आपके ऑप्शन था 4000, 8000, 5000, 9000। आप जानते हैं कि T20 क्रिकेट में विराट कोहली ने नवंबर 2022 के अंदर यह आंकड़ा पार किया था 4000 का। तो यहां पे जो आंसर है ये 4K हो जाएगा, 4K राइट आंसर हो जाएगी। विराट कोहली की बात करें तो काफी जो है आपका इंपोर्टेंट प्लेयर है, इंडिया का कैप्टन भी है, तो आपको इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी पहले भी दे चुका हूं, अभी भी दूंगा। विराट कोहली ने नवंबर 2022 में 4000 रन की आंकड़ा पार कर लिए थे T20 क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन अभी है सचिन तेंदुलकर के नाम, जो रहेंगे ही, और विराट कोहली शायद इसे तोड़ेंगे। इसके अलावा दूसरा स्थान पे श्रीलंका का हरफनमौला कुमार संगकारा, तीसरा स्थान पे रिकी पॉन्टिंग, सबसे अधिक बार विश्व कप जिताने वाला कप्तान ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा सनत जयसूर्या श्रीलंका का 4 नंबर पे, और विराट कोहली 5 नंबर पे, और 6 नंबर पे महिला जयवर्धन। अगर आपको याद हो कि जो पिछले साल GD का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि महिला जयवर्धन को रैंकिंग के क्रम में रन बनाने के रिलेशन में किसने खसका दिया है, तो विराट कोहली वहां पर भी आंसर था, क्योंकि विराट कोहली पहले 6 पर थे, अब 5 पे आ गए हैं। विराट कोहली IPL में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक एक IPL में रन बनाकर ऑरेंज कैप प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये भी विराट कोहली हैं। विराट कोहली एक जो ऑरेंज कप प्राप्त किए हैं उसमें सबसे अधिक रन बनाने वाले जितने भी ऑरेंज कप होल्डर हैं, है ना, सबसे अधिक रन बना के ऑरेंज कैप प्राप्त करने वाले भी विराट कोहली हैं। IPL में 6000 रन की आंकड़ा पार करने वाले वो भी सबसे कम मैच में कौन है, तो ये आपका डेविड वार्नर है। इससे पहले और भी है, शिखर धवन वगैरह भी है, लेकिन ये सबसे कम मैच में आपका जो है 6000 रन पार किए थे, कौन, डेविड वार्नर। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर कहां स्थित है। भैया, भीतर गांव के ईंटों का मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में स्थित है ना, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। इनके अलावा खजुराहो का मंदिर ये चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये भी आपके मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इनके अलावा राजराजेश्वर मंदिर ये चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, जो तंजावुर में स्थित है। कोणार्क का मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर ये केरला में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पीताम्बरा देवी का मंदिर, राम राजा का मंदिर, ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है ना। जगन्नाथ मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर, लग्नाज मंदिर के साथ साथ आपका गोटीपुआ डांस उड़ीसा में मिलेगा, और शास्त्रीय नृत्य ओडिशा में ओडिसी मिलेंगे आपको। कामाख्या मंदिर ये असम में स्थित है, यहाँ पर आपका अंबुबाची मेला होता है। और असम में और कौन सा एक विस्तृत फेस्टिवल है भाई, माजुली फेस्टिवल, और त्योहार कौन से, तो बिहू त्योहार। तो ये तीनों असम के नाम से जरूर याद रखना। इसके अलावा शोभना नारायण पूछा था, है ना, शोभना नारायण बता चुके भाई। शोभना नारायण और रोशन कुमारी, इन दोनों को अटैच रूप से पूछा गया था कि किस नृत्य से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे आज पहले शिफ्ट में नृत्य को अवार्ड से रिलेट करके नहीं पूछा गया है, तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो शोभना नारायण जो है ये कथक से संबंधित है। रोशन कुमार जो है ये भी आपके कथक से संबंधित है। 1984 में रोशन कुमार को पद्मश्री दिया गया था, और 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोशन कुमार का तो वैसे कोई फिक्स घराना नहीं है, लेकिन अगर आपसे कभी घराना पूछ ले तो आपको जयपुर घराना बताना है। इनके अलावा शोभना नारायण से आपको एक ही सवाल पूछता है कि इनको पद्मश्री कब मिला था, तो इनको पद्मश्री 1992 में दिया गया था। ये कथक के नर्तक है, नर्तंगना है, जो भी है ना, मतलब डांसर है ना, कथक के, ठीक है भाई। इनके अलावा कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार जो हैं ये पंडित बिरजू महाराज हैं, है ना, जो किस घराने से हैं, इनका घराना पूछा जाता है पंडित बिरजू महाराज का, तो आपको कालका बिंदा दीन घराना यानी लखनऊ घराना सीधे सीधे बताना है ना, अगर नाम से पूछे तो कालका बिंदा। इनके अलावा सितारा देवी, रानी कर्ण, है ना, ये नालिनी कमालिनी, ये दोनों बहन है, अस्थाना बहन है, ये भी आपका जो है कथक से ही संबंधित है, ठीक है, रानी कर्ण भी है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। कथक कहाँ का नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक नृत्य में क्या है भाई खास, तो इसमें हिंदू के
जो हिंदू धर्म के जो लोग के नृत्य की परंपरा है ये तो है ही अटैच, इसके अलावा इसमें इस्लाम धर्म के भी कुछ समावेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये अवध के नवाब के काल में फले फूले थे, बाजिद अली शाह के काल में। इनके अलावा राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, गुरु वेम्पति चित्ता सित्तम, ये सब कुचिपुड़ी से संबंधित नर्तक और नर्तकी हैं, जिनमें आपको रेड्डी फैमिली सीधे सीधे याद रखना है। जो भी रेड्डी रहेगा सीधे हम कुचिपुड़ी के पास चले जाएंगे, जो भी सिंह सरनेम रहेगा या झावेरी बहन रहेगा तो हम मणिपुरी के पास चले जाएंगे, जो भी हमारा महाराज सरनेम रहेगा तो हम कथक के पास चले जाएंगे, और भी है क्या कुल्लू, और भी है क्या कुल्लू, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। महापात्रा है ना भाई, महापात्रा अगर रहेगा तो आप चले जाओगे कहां पे, ओडिशा, ओडिसी नृत्य के पास। तो ये कुछ कुल्लुए हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। इसके अलावा कुमारी कमला, कुमारी कमला, सरोजा वैद्यनाथन, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, नर्तकी नटराज, अमर वेलवेल्ली, टी वाला सरस्वती, ये सभी के सभी भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक और नर्तांगना है। तो ये बात भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा किस गेट पर फहराई थी आजादी के बाद? तो स्वाभाविक सी बात है 15 अगस्त की बात कर रहे हैं हम। तो 15 अगस्त पे आप जी जानते हैं कि ये परंपरा भी बन गया है कि 15 अगस्त के अवसर पे प्रधानमंत्री झंडा लाल किला पे फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पे झंडा का जो कार्यक्रम है ये आपका राजपथ पे होता है, जिसका वर्तमान नाम कर्तव्य पथ हो गया है, जो दोनों दिल्ली में ही स्थित है। लेकिन आपको जो है गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति के द्वारा कर्तव्य राजपथ पे, और 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। तो पहली बार भी लाल किला पर भी झंडा फहराए गए थे जेएल नेहरू के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ अधिवेशन, है ना, लाहौर लिखिएगा यहां पे, ठीक है। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्षता संभाली थी, जिसमें देश में प्रथम बार स्वतंत्रता की मांग की गई थी अंग्रेजों से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और स्वराज शब्द की जो प्रयोग है, स्वराज शब्द की जो प्रयोग है, ये दादा भाई नौरोजी ने 1906 कोलकाता अधिवेशन में किए थे। दोनों में एक अच्छा खासा फर्क है, एक बार सिर्फ प्रयोग किया गया और एक बार मांग किया गया। तो जो मांग किया गया ये नेहरू साहब ने अध्यक्षता संभाले थे 1929 लाहौर में, और जो सिर्फ प्रयोग किया गया ये 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता संभाले थे। इसके अलावा 15 अगस्त के अवसर पे प्रधानमंत्री लाल किला पर, और 26 जनवरी के अवसर पे, गणतंत्र दिवस के अवसर पे राष्ट्रपति साहब जो है कर्तव्य पथ पे झंडा फहराते हैं। भैया ये कर्तव्य पथ जो है राजपथ का नया नाम है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इनके अलावा अगला है हमारा कि मंदारिन किस देश की भाषा है? सब दिन बताते आए हैं मेरे दादा कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, इसका 3 चीज याद रखना है आपको। एक तो एचडीआई याद रखना है, एचडीआई याद रखना है, जनसंख्या घनत्व याद रख लेना है, और इसके अलावा आपका भाषा याद रख लेना है, कुछ प्रमुख त्योहार याद रख लेना है, सभी पड़ोसियों देश का सीमा रेखा याद रख लेना है। तो ये सबसे आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे फ्री के अंदर भाई। तो इसके अलावा यहाँ पे जो आज पूछा गया है इन्हीं में से पूछा गया, इनके अलावा नहीं, इन्हीं में से पूछा गया आपसे कि भाई मंदारिन भाषा किस देश की है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंदारिन चाइना का जो भाषा है ना उसे मंदारिन कहा जाता है। और आपको यह भी पता होगा कि दुनिया में इंग्लिश के बाद, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इनके अलावा जो है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है ये मंदारिन ही है ना। तो मंदारिन आपका राइट आंसर किसका हो जाएगा? चीन का हो जाएगा। दुनिया की जो अंग्रेजी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा आपका मंदारिन है। इंडिया में पहला हिंदी है, दूसरा बंगाली है और तीसरा मराठी है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। भूटान की राजकीय भाषा काफी बार एसएससी ने एग्जाम में पूछा है, तो जोखंगा होता है, जोखंगा, जोंगखा, है ना। इस प्रकार से भूटान की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश की राजकीय भाषा नाम पे ही है बंगाली। म्यांमार की राजकीय भाषा बर्मा, पहले हम बोलते थे म्यांमार को, तो बर्मी भाषा जो है म्यांमार का है, तो ये भी नाम के ऊपर ही है, तो इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका में जो बोली जाने वाली भाषा है ये तो एक आपका सिंगली है, जो श्रीलंका का जो है आपका मतलब जो वहां की स्थानीय भाषा है सिंगली, श्रीलंका में विशेषकर सिंगली बोली जाती है। लेकिन श्रीलंका में तमिल भाषा भी बोली जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है। पाकिस्तान में हिंदी और पंजाबी के मिक्सअप जो हिंदी होती है ऐसा ही बोली जाती है पाकिस्तान में। तो आपको अगर पाकिस्तान की भाषा देखेंगे तो पंजाब की भाषा से काफी मेल खाते रहते हैं। इनके अलावा एक किताब का नाम आपसे पूछा गया है। आज जो है हीरो हीरोइन का किताब लिए हैं, तो आने वाले शिफ्ट में भी हीरो हीरोइन का किताब जरूर आएंगे। इस हिसाब से मैं अंदाजा लगा रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको अधिक से अधिक हीरो हीरोइन का किताब बताऊंगा जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्रैंकिंग डिकोड माय जर्नी, है ना। क्रैंकिंग डिकोड माय जर्नी के लेखक कौन है? तो आयुष्मान खुराना है ना। ये वाला गीत सुने होंगे ना आपने, पानी दा, ये वाला भैया, तो ये आयुष्मान खुराना के गीत है आपका। और ये आयुष्मान खुराना का किताब भी आपका क्रैंकिंग डिकोड, है ना। इसके अलावा अनफिनिश्ड, ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। प्रियंका चोपड़ा को आप जानते ही होंगे, अंदाज वाला पिक्चर वाली हीरोइन। इसके अलावा द बाइबिल प्रेगनेंसी के लेखक हैं करीना कपूर, है ना। करीना कपूर तैमूर के जन्म के बाद ये लिखे थे। इनके अलावा रोमांसिंग विथ लाइफ के लेखक जो है ये आपका देवानंद साहब है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा
एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर। इसके ऑप्शन में आपको विक्रम सेठ भी रहेगा जब भी ये किताब आएगा, क्योंकि विक्रम सेठ का भी इसी प्रकार का किताब है, बस ए लगा के जो है अलग कर दिया गया है। देखिए विक्रम सेठ साहब जो किताब लिखे हैं, ए सुटेबल बॉय और ए सुटेबल गर्ल, ठीक है, ये दोनों किताब विक्रम सेठ साहब का है। और ये है आपका अनसटेबल, जो ना फिट नहीं बैठता है सटीक, है ना, अनसटेबल जो लिखा है ये करण जौहर लिखे हैं, है ना। कॉफी विद करण तो आपने प्रोग्राम देखे ही होंगे, तो जानते ही होंगे करण जौहर कौन है। इनके अलावा नील नदी कहां गिरती है? भैया नील नदी के बारे में क्या ही कहना, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है और एसपीडी के पहले ही पेज में है। नील नदी कहां गिरती है? तो ये आपका भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहां गिरती है? भूमध्य सागर में। नील नदी का जो उद्गम है ये कहां से होती है? तो विक्टोरिया लेक से होती है, विक्टोरिया झील से होती है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहेगी तो अमेजन नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी कहेगी तो अमेजन की ही सहायक नदी है मेडिरा, ये दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इनके अलावा एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ ले, एक सेकेंड, हाँ, एशिया की सबसे बड़ी जो लंबी नदी है ये आपका यांगटीसी कियांग है, एशिया का, चाइना के अंदर जो है फ्लो होती है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील हो गया। भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ की घटना जो है ये आपके भूमध्य सागर से उत्पत्ति होती है और ये भारत के, है ना, उत्तर पश्चिमी साइड यानी पंजाब हरियाणा साइड में बिन मौसम बरसात कराते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा स्वेज नहर किसको जोड़ते हैं? तो आप कहेंगे जी लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ते हैं। स्वेज नहर की लंबाई वगैरह तो बता ही दिया हमने, 164 किलोमीटर है और टोटल करेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। बन के तैयार हुआ था 1869 में, ये सब बात आपको ध्यान रखना। 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये सब बात ध्यान रखना है। नील नदी पर जो बांध है इसका नाम है जी आसवान बांध, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक आपसे पूछा गया है सेल लाइक हॉट केक्स, तो सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाना, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाना, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाना। मोदी साहब जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा केक वॉक का मतलब क्या होता है? आसान कार्य। इसे कैसे याद रखेंगे? जो केक होता है ना, आराम से मुंह में डालो, आराम से पिघल जाता है, चबाने वाने की कोई जरूरत नहीं है। तो केक वॉक जो है ये काफी आसान जर्नी कहिए, काफी आसान कोई भी काम जो होगा वो केक वॉक होता है। रिपल्सिव का सिनोनिम्स आया है भाई। रिपल्सिव क्या होता है? घृणात्मक होता है, घृणात्मक, है ना, घृणात्मक होता है रिपल्सिव। इसका अगर सिनो की बात करेंगे तो डिसगस्टिंग हो जाएगा, डिसगस्टिंग हो जाएगा, ऑब्स्केन हो जाएगा, है ना, बेतुका बोलते हैं स्किन को, है ना, शॉकिंग हो जाएगा। ऑफुल माने भय पैदा करने वाला, हॉरिबल माने डरावना, और जो चीज डरावना होगा संभवतः वो घृणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे जो मिलता जुलता वर्ड होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका अगर उल्टा करेंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना, अट्रैक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में आपसे अंतर पूछ लिया है, ये तो बोनस के नंबर दे गए भाई, ये तो बोनस के नंबर दे गए भाई। सभी आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तो यूज करते ही हैं कि ये क्या होता है ना, है ना। डेबिट कार्ड का अर्थ है कि आपके जो जमा रकम है बैंक खाते के अंदर उसको आप भुगतान करते हैं कोई चीज खरीदने या फिर किसी और अन्य प्रयोजन से जो आप भुगतान कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। इसमें पैसा आपके पास पहले होना चाहिए, सामान आप बाद में खरीद सकते हैं, ठीक है भाई, सामान आप बाद में खरीद सकते हैं, इसमें पैसा रहना जरूरी है, तभी तो आप डेबिट करोगे, है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, दिवाली आ रही है, घर में चाहिए भाई पटाखे, तो पैसे नहीं है तो पहले पटाखे खरीद लो, बाद में जब आपके पास पैसे आएंगे तो चुका देना। एक टाइम लिमिट होती है, इस टाइम लिमिट के अंदर अगर दे दिए, हर बैंक का अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं रहती है, तो आपको नो कॉस्ट मतलब कोई भी आपको जो है इंटरेस्ट भुगतान नहीं करना है। लेकिन अगर टाइम लिमिट से आगे भागे तो आपको जो है इस पे इंटरेस्ट देना है, यही इसकी कमाई है। आपने इस चीज को क्या ही समझाना, इस चीज को तो आप जी रहे हो, तो आप समझते ही हो डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है। बात करें इससे जो क्वेश्चन बनती है कि इसके जो डिजिट होते हैं कितने डिजिट की होते हैं, तो संभवतः डेबिट कार्ड भी 16 के और क्रेडिट कार्ड भी 16 डिजिट के जो है अंकों का होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर तीसरी इससे अंतर निकाल सके तो भाई डेबिट कार्ड पे एक फिक्स फी आपको जमा करना होता है एनुअली, कि भाई आपको जो है डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए 18 रुपया 27 पैसे का सालाना चार्ज किया जा रहा है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड में आप जितनी बार यूज करोगे, जितनी बार आप टाइम लिमिट को पार करोगे, उतनी बार आपको ब्याज देना है, तो इसमें कई बार आपको जो है पे करना होता है। लेकिन डेबिट कार्ड में एक ही बार फी देना होता है एनुअली, ठीक है भाई। इनके अलावा
निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी से संबंधित शब्द नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ये 90% है। आप लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। ठीक है, तो तैराकी से जो संबंधित शब्द हैं आपके, ये आपका बेस्ट स्ट्रोक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डॉल्फिन बेंट, रूटीनेस, डॉल्फिन केक, डॉग पैडल, है ना, बैक स्ट्रोक फ्लैग, बटरफ्लाई, स्ट्रोक फ्रंट, कॉल, साइड स्ट्रोक। तो जो भी स्ट्रोक वाला है ना, जो भी स्ट्रोक वाला है लगभग जो है आपके तैराकी से संबंधित होते हैं। आने वाले समय में तैराकी से जो क्वेश्चन बनेंगे कि ओलंपिक में जो स्विमिंग पूल होती है उसमें तैराकी के लिए कितने लेन होते हैं, तो आप कहेंगे जी ओलंपिक में स्टैंडर्ड 10 लेन रखा गया है और विश्व चैंपियनशिप में 8 लेन रखे गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करना 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे हुआ था। ठीक है भाई, WAC कहां पे हुआ था 2022 के अंदर, जहां पे एक पदक भी जीते थे नीरज चोपड़ा। इसके अलावा अमेरिका के प्रसिद्ध तैराक हैं आपका माइकल फेल्प्स, 8 गोल्ड एक के बार में जीत लिया थे। इसके अलावा ओलंपिक 2022 में भारत के लिए श्री ओलंपिक नहीं, यहां पे कॉमनवेल्थ लिख लीजिएगा, CWG में भाग लिए थे ये श्री हरि नटराज, इन्होंने भाग लिए थे लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। इनके अलावा पैरा तैराक प्रशांत कर्माकर, जिन्होंने राष्ट्रमंडल 2010 में भारत के लिए पदक जीतकर पैरा तैराकी में प्रथम पदक जीतने वाले भारतीय बने थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा संविधान का 149 आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं कि CAG यानी कैग जो है, इनका लेखा जोखा की बात है, पढ़ा रखे हैं और आर्टिकल पे तो फुल वीडियो ही दे रखे हैं, तो इसमें पढ़ाने की बात ही नहीं उठती, टॉपिक बाजी करा दी है। ठीक है, तो संविधान का 149 किससे संबंध है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पावर है, जो शक्ति है, जो कार्य है, इनको दर्शाया गया है आपको आर्टिकल 149 में। रहा बात CAG की नियुक्ति की, तो यह आर्टिकल 148 में वर्णित है नियुक्ति शपथ। ये कौन करवाते हैं नियुक्ति? तो आप कहेंगे जी भारत के राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति जो होते हैं हमारे, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष के नेता होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अधीर रंजन चौधरी जी थी अभी, है ना, तो ये भी आपसे पूछा गया है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इन समिति के जो प्रतिवेदनाओं हैं, जो इनकी जांच पड़ताल है, ये कौन करते हैं? लेखा जोखा का हिसाब तो कैग करते हैं। इनके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो बता ही दिए थे। इनके अलावा संविधान के आर्टिकल 44 भी पूछे गए, 2 आर्टिकल पूछे गए, तो 4 नंबर तो फ्री के हो गए। संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से। बार बार बताया कि ये हर एक स्टेट में एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक्टिव होता है, ये है जी गोवा। गोवा में कोंकणी भाषा, कोकण तट के सहारे। प्रमोद सावंत जो है आपके CM है, पिल्लई साहब जो है आपके क्या है? राज्यपाल है। गोवा में फेनी जो है पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भगवान महावीर अभयारण्य गोवा में है। गोवा में आपका तरंग मेल फेस्टिवल होता है, सिम्बो फेस्टिवल होता है, ये सब आपका गोवा में फेस्टिवल होती है। इसके अलावा एक मड फेस्टिवल भी गोवा में होता है, मड वाला फेस्टिवल, लोग कीचड़ में लौटते हैं। इनके अलावा अनुच्छेद 44 का संबंध जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया है कि DPSP के अंतर्गत 3 कैटेगरीज में आप आर्टिकल को बांट सकते हैं। एक तो गांधीवादी वाला है, एक आपका उदारवादी वाला है और एक आपका समाजवादी वाला है। तो ये 3 कैटर में आपको जो है DPSP के आर्टिकल बटे हैं। तो जो 40 है ये गांधीवादी में आ जाएगा। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव है, पृथकीकरण है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 51A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत आदि के अनुसार जो है बांटे गए, जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा ये जो DPSP है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, इसे भाग 4 में रखा गया है, जो 36 से 51 के आर्टिकल कवर करते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से है। 48 में एक पार्ट बना दिया गया है जो गोहत्या का निषेध का जो है जिक्र करता है। अनुच्छेद 46 जो है समाज में SC ST या कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको आर्थिक या शैक्षणिक सहायता प्रदान करने से है। अनुच्छेद 47 जो है ये जो नशीली दवाई, जो भी ड्रग्स वगैरह है उन पे रोक है। इसके अलावा अनुच्छेद 49 जो है जो भी राष्ट्रीय हित के स्मारक हैं उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये बात को बताया गया है। अनुच्छेद 42 जो है ये प्रसूति सेवा से संबंधित है। प्रसूति सेवा समझते हैं ना, जो प्रेगनेंसी होती है ना, इनसे जो मतलब जो आपका जन्म लेते हैं बच्चा, है ना, तो इनसे सेवा पहुंचाना आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 45 में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करवाना राज्यों का कर्तव्य है ना। आर्टिकल 51 के 1-11 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराना माता पिता का कर्तव्य है। आर्टिकल 21 के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना उनका फंडामेंटल राइट है। तो शिक्षा का आपका 3 जगह जिक्र है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
निम्नलिखित में से भारत रत्न से किसे सम्मानित किया जा चुका है, और इसमें शायद 2023 तक दिया था, ठीक है, कि 2023 तक के अनुसार, ठीक है भाई। तो बात वही है, क्योंकि 2019 के बाद तो भारत रत्न मिले ही नहीं, है ना, तो हमें तो गुमराह किया जा रहा है भाई एग्जामिनर के द्वारा। तो ये पंडित रविशंकर ऑप्शन में दिया गया था, यही राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो रत्न संगीत के क्षेत्र में है, सबसे पहले एम सुब्बालक्ष्मी मैडम को दिया गया था, कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए थे, 1998 में दिया गया था इनको। इसके अलावा 99 में पंडित रविशंकर साहब को दिया गया था, 2000 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था, माफ कीजिएगा 2001 में, और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को, और 2019 में भूपेन हजारिका साहब को दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। इनके अलावा भारत रत्न, है ना, सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया है, जो क्रिकेटर हैं, 2014 में दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। इनके प्रथम विजेता एस राधाकृष्णन है, हालांकि 3 आदमी को दिया गया था, लेकिन पहला जो रिसीव हुआ एस राधाकृष्णन साहब को दिया गया, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और फर्दर जो है सेकेंड राष्ट्रपति बने, और इन्हीं के जन्मदिन पे हम 5 सितंबर को जो है टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इनके अलावा जो आपका भारत रत्न की बात है, तो ये इंडिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं इसमें भारत रत्न में, भारत रत्न में मैं क्या बात कर सकता हूं, एक सेकेंड, पहले ये मरणोपरांत दिया गया, फिर बाद में बंद कर दिया गया, अब फिर से दिया जा रहे हैं, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। भारत रत्न जो है विदेशी प्राप्त करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान है, नेल्सन मंडेला है। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो है इंदिरा गांधी है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा फ्यूड का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है। फ्यूड होती है ना, उसकी सिनोनिम्स आपसे पूछी गई है। दुश्मनी टाइप से होता है मेरे ख्याल से फ्यूड का, आप लोग बताएंगे कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है। फ्यूड का मतलब मेरे ख्याल से दुश्मनी टाइप से होता है ना। आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका क्या आपने लगाया और क्या ऑप्शन में दिया गया था या फिर क्या होता है। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान जो है ये आपका कर्नाटक से संबंधित है, ये तो बहुत ही कॉमन है ना। बीरगस्से कुनिथा ये भी आपके कर्नाटक से संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा ओनम, बीसू, मकर बिलक्कू ये सभी के सभी आपके केरल राज्य के प्रमुख त्योहारों में से हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। ओनम अभी हुआ है, 2-3 दिन पहले ही ओनम सेलिब्रेट किया गया है। इनके अलावा रिवाइव का आपसे सिनोनिम्स पूछा गया है कि रिवाइव का सिनोनिम्स क्या होता है, तो भाई रिवाइव का मतलब ना सक्रिय होता है, पुनर्जीवित करना होता है, जान फूंक देना, जान डालना, इस प्रकार से रिवाइव का मीनिंग हो जाएगा। एक्टिव भी हो सकता है रिवाइव का मीनिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। सक्रिय का मतलब ही एक्टिव होता है, तो रिवाइव का भी हो सकता है। इसके अलावा कोशिका का खोज किसने किया था, ये प्रश्न आपसे आया है, या फिर तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है, ये प्रश्न आया है। इन दोनों में से कोई प्रश्न शायद से आए हैं, है ना भाई। तो ये जो है आपके कोशिका की खोज अगर पूछा है तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए थे, है ना, ये तो कॉमन सी है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका बेसिकली 2 टाइप के कोशिका होते हैं, है ना। और अगर आप इनके भी अंदर जाएंगे तो फिर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे 2 बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका में जो होती है पादप वाली, उसके अंदर आपका सेल वॉल और पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब जो आपका हरित लवक वगैरह होते हैं, ये आपके जंतु कोशिका में होते हैं। कोई भी जो आपका माफ कीजिएगा पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है सेल वॉल और पिगमेंट। तो जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, ये पौधे में क्या करता है, आकार देता है, स्ट्रक्चर देता है, साथ ही साथ उन्हें मजबूती प्रदान करता है ताकि तुम खड़े रहो, थोड़ा बहुत बिहार और आंधी वगैरह आए तो गिरना मत, ठीक है। इसके अलावा जो लुवेन हॉक है, लुवेन हॉक जो है ये 1674 में कोशिका का खोज करा था, लेकिन जो है लाइव वाला कोशिका, जीवित कोशिका का खोज करा था। तो दोस्तों इतने प्रश्न प्राप्त हुए, जो 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं मैं आपको अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर लूंगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको एनालिसिस वाला फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम क्या है, टुडे एग्जाम। भैया नाम एक ही जैसा रखना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है, क्यों, है ना, ज्यादा रंग नहीं बदलना चाहिए भाई, हम गिरगिट थोड़ी है ना। तो ये भाई टुडे एग्जाम जो है आपका चैनल का भी नाम है, टेलीग्राम वाला भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। कलाम साहब की फोटो लगे हैं डीपी में, तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। 9000 के करीब सब्सक्राइबर है, वहां पे आपको जो है ये पीडीएफ दे दिया जाएगा एनालिसिस वाली फ्री में। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 1 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे 25 में से 24 ओरिजिनल वाला जीके के प्रश्न प्राप्त हो गए हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के सभी वर्ड और फ्रेजेस भी प्राप्त हो गए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
अमीन कुमार जी हैं, इसके अलावा रोजी है और कई जो बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन जो है दिए हैं और इस प्रकार से है 25 में से 24 क्वेश्चन प्राप्त हो गई है। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और जो बच्चे पीडीएफ से जुड़े रहे, हमारे क्लास से जुड़े रहे, पीडीएफ से जुड़े रहे, उनको यहाँ पे फायदा देखने को मिला है। पहले शिफ्ट में हमने 19 क्वेश्चन आपको मिला के दिया था। मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से झूठ है कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है तो आप लोग मुझे इसी ग्रुप में जो में हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं वहां पे आप बता सकते हो, ताकि सबको पता चले कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, जरूर फायदा करेगा। और मैं अभी बता रहा हूं कि जो बच्चे 25 रुपया खर्च करके अगर पीडीएफ रीड करके रिवाइज करके एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उनकी अधिकांश प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए बहरहाल देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट के अंदर, है ना। सेकेंड शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर के आत्मकथा का नाम। बुक वाला पीडीएफ में पहला क्वेश्चन है ये, है ना। तो सचिन तेंदुलकर के आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माय वे। सचिन तेंदुलकर दुनिया में ओडीआई क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर साहब को 2014 में भारत रत्न जैसे अवार्ड दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर के जो गुरु थे उनका नाम रमाकांत अचरेकर है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बता दीजिएगा जब पूछेगा तो। रमाकांत अचरेकर जो है ये सचिन तेंदुलकर के गुरु हैं। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा मैडम तुसाद जो आपका गैलरी है वहां पर लगाया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सौरव गांगुली की आत्मकथा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद से जो है ये पद मुक्त हुए हैं। इससे पहले ये बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में थे, पूर्व में हमारे भारतीय इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। एक एक बात आपके लिए मोती की तरह काम करेगा भाई। कपिल देव की जो प्रमुख पुस्तक है ये स्टेट फ्रॉम द हार्ट है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव है। सुरेश रैना भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाने वाले शतकवीर बने थे। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड ये पुस्तक बीवीएस लक्ष्मण के हैं जो भूतपूर्व इंडिया के खिलाड़ी रहे हैं। इनके अलावा नो स्पिन जो है ये सेन वार्न की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है जब उनको कैंसर हुआ था। इसके अलावा एस अगेंस्ट ओड्स ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। अनगार्डेड ये आपका मिताली राज जो भारत के तरफ से 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बनी थी। इनके अलावा प्लेइंग इट टू वे प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल का है और प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर का है। तो इन दोनों का किताब में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो जो जीतने के लिए खेलते हैं ये साइना नेहवाल खेलते हैं, है ना। और प्ले जो खेलने का स्टाइल है ये आपका प्लेइंग इट माय वे ये किसका है, सचिन तेंदुलकर का है। चलते हैं हम आगे। इसके अलावा अनुच्छेद 129 का संबंध सब दिन समझाते आया, जो जहां पे क्वेश्चन जो नहीं बताया रहूंगा वहीं पे मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि ये नहीं बताया था, अन्यथा सब समझिएगा कि बताए हैं। ठीक है भाई, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो पुराने हो तो खुद ही कमेंट करेंगे। अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है, रिकॉर्ड न्यायालय से। अब रिकॉर्ड न्यायालय आपको याद है पेन चोरी वाला एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं कि मान लीजिए मैं एक पेन चोरी करता हूं और ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 2 दिन की कैद में मतलब रहने की जो है सजा सुनाते हैं। तो ये पेन एक पेन चोरी के लिए 2 दिन के लिए सजा है, ये एक रिकॉर्ड के तौर पे संजो के रख लिया जाता है। और जब हाई कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट में इसी प्रकार का सेम मामला कभी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट साहब अपनी टाइम बचाने के लिए यही हाई कोर्ट के फैसला को हवाला देते हुए कि भाई इस प्रकार के जुर्म में इतने दिन की सजा होती है, सीधे सीधे सुना के अपना टाइम जो है बचाते हैं। ये रिकॉर्ड न्यायालय कहलाती है। और हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड न्यायालय है, तो हाई कोर्ट से छोटा वाला जो न्यायालय होगा यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जो आपका सत्र न्यायालय है वो फॉलो करेंगे। जैसे बड़े भाई का बात छोटा फॉलो करता है, उनसे छोटे का सबसे छोटा फॉलो करता है, वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय है उसकी बात हाई कोर्ट फॉलो करते हैं या फिर उससे छोटे वाले करते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट का रिकॉर्ड न्यायालय होना होता है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं फॉलो करेगा, उससे छोटा वाला फॉलो करेगा। आई होप ये अच्छे से आप समझ गए कि ये रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है। बाद बाकी किताब में लक्ष्मीकांत साहब में पढ़ने जाएंगे तो 4 लाइन 5 लाइन में आपको समझाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का बात करा गया है। मैंने आपको बताया है कि यही 124 आर्टिकल को अगर आप 2 और 1 को पहले लिख दीजिए तो 214 हो जाएगा, जो हाई कोर्ट से संबंधित हो जाएगा। इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है 123, अगर 2 को पहले लिख दें और 1 को बाद में तो 213 हो जाएगा, जो राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा। तो इन दोनों को उल्टा पुल्टा करके भी याद रखने के लिए बताया था। आजादी के पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी, तो आपका
कोलकाता के अंदर हुई थी, है ना, फोर्ट विलियम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फोर्ट विलियम में। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कहाँ है, तो आपको बताना है जी कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। और अभिलेख न्यायालय क्या होता है मैंने अभी अभी आपसे जिक्र कर लिया था। हाई कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 214 में और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की जो सभी जज होते हैं उनके तबादला की बात होती है कि भाई मेघालय न्यायालय से अब उठा के गुवाहाटी न्यायालय में डालेंगे, गुवाहाटी का उठा के इलाहाबाद में आ जाएगी, तो ये जो तबादला का नोटिस है ये कौन करते हैं? तो आपका राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाई कोर्ट में जो रिटायरमेंट की एज है जजों की, ये 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नौखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? एक सांस में बताओ। नौखाई, नवकलेश्वर, गोटीपुआ, घुमरा, ओडिसी नृत्य, नंदन कानन, गहीर माता, सतकोसिया, चिल्का झील, ये सभी के सभी आपके कहां पे मिलेंगे मेरे भाई मेरे बंधु? ये मिलेंगे आपको उड़ीसा में। और इसी प्रकार से बताता हूं, इतनी ही जतन के साथ बताया हूं पहले भी, ठीक है भाई। उड़ीसा का प्रमुख त्योहार नवकलेश्वर है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में होती है। धनु यात्रा त्योहार उड़ीसा में होती है। गोटीपुआ नृत्य जो है ये आपका जगन्नाथ के सम्मान में ही होती है, तो ये भी आपका उड़ीसा में ही होती है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य, तो ये तो इनका क्या कहना भाई, आपका क्या कहना, तो ये तो आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो इनका क्या कहना। इसके अलावा घुमुरा नृत्य है, तो एक देखिए घूमर है, तो घूमर आपका राजस्थान में है, लेकिन ये घुमुरा है, तो घुमुरा जो है ये आपका उड़ीसा में है। छऊ नृत्य 3 जगह होती है, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होती है। जो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया है वहां पे आपको छऊ नृत्य देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको मयूरभंज में देखने को मिलेगा और झारखंड में भी देखने को मिलेगा। तो छऊ नृत्य 3 जगह होते हैं। इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा दिया गया है, लेकिन ये चीज साहित्य अकादमी नहीं मानता है इंडिया के अंदर, संगीत नाटक अकादमी नहीं मानता, माफ कीजिएगा। इनके अलावा जो उड़ीसा है, उड़ीसा में आपका चिल्का झील है, कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर है, नंदन कानन, गहीर माथा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये सभी के सभी आपके उड़ीसा में स्थित है। जिसमें चिल्का झील के बारे में और क्या खास है भाई, चिल्का झील जो है ये सबसे पहले रामसर साइट में शामिल होने वाली भारतीय स्थल है। मैंने एक क्वेश्चन भी कर लिया था कि इंडिया में कितने रामसर साइट है, तो 75 है। आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया, जिसमें 2-4 बच्चे बहुत कंसस है। एक रवि कुमार नाम है, एक ऋतु है, और भी ईश्वर थे, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कंसस रहते हैं। तो ऐसे बच्चे मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा ही पसंद होते हैं। जो पसंद तो ऐसे सभी बच्चे हैं भाई, है ना, लेकिन जो दिखते हैं कि इंटरेस्ट की मतलब कितने लेते हैं पढ़ाई में, तो और भी ज्यादा मैं लाइक करता हूं। ऐसे बच्चे को भगवान जल्द सफल करे, है ना। और मेहनत का फल कहीं नहीं जाता, आज आप अगर कर रहे हो तो कल जरूर मिलेगा, ये घबराने वाली बात ही नहीं है। और निगेटिव कभी नहीं सोचना है कि हमें नहीं होगा, ऐसी तो मन में ख्याल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आप अपना 100% देने का कोशिश कर रहे हो तो ऊपर वाले आपका कर्ज कभी नहीं रखता, आज नहीं कर तो कल जो होना ही होना है भैया। ये अपने जो है, मैं इस बात को जी के बता रहा हूँ, ये कोई हवाबाजी और मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चरर तो हूं नहीं, है ना। इसके अलावा चिल्का झील, ये चिल्का झील में बता ही दिया क्या है भाई इसके बारे में खास। इसके अलावा 1936 में उड़ीसा आपका बिहार से अलग हुआ था। देखिए सबसे पहले बंगाल होती है, बंगाल विभाजन 1905 में होती है, ये आप भी जानते हैं लॉर्ड कर्जन के समय। इसके बाद ये जो बंगाल वाली पार्ट है, इस बंगाल वाली पार्ट से भी बिहार अलग हो जाते हैं, ठीक है, बिहार अलग हो जाते हैं। इसके बाद जब बिहार, ये बरकाटा के बिहार बच गया था, इस बिहार से अब उड़ीसा भी अलग हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बंगाल कहां तक का एरिया का नाम था पहले, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। तो इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर पहले वाले शिफ्ट में बता चुके हैं, इससे पहले वाले में ही, और ये क्वेश्चन बताने की बात ही नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, सभी जानते हैं। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और ये चोल वंश के शासक राजराज चोल के द्वारा बनवाया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा सबरीमाला मंदिर केरला के अंदर स्थित है। कंदरिया महादेव का मंदिर ये मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के अंदर स्थित है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, क्वेश्चन पूरा है तो टाइम तो लगेगा वीडियो में, है ना भाई। इसके अलावा केसरिया स्तूप बिहार में है। इसके अलावा धामे के स्तूप आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 हुआ था उसका फाइनल मैच कहां पर खेला गया था। आपके ऑप्शन में डीवाई पाटिल स्टेडियम दिया गया था, और आपका जो है एक आपका वानखेड़े स्टेडियम दिया गया था। तो सटीक आंसर आपका वानखेड़े मतलब वानखेड़े स्टेडियम हो जाएगा। आपको याद होगा ये अप्रैल, मेरे ख्याल में ये
अप्रैल 2011 में हुआ था मैच, और हम लोग उस समय मेरा नौकरी नहीं लगा था 2011 में, तो हम लोग चंदा इकट्ठा करके प्रोजेक्टर पे ये मैच देख रहे थे। ठीक है भाई, तो ये आपका हुआ था कहाँ पे, 2011 में हुआ था, और ये आपका वानखेड़े में हुआ था फाइनल मैच। और उस साल की जो मैच है वो 3 देशों में कराए गए थे, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में थोड़े थोड़े पार्शियली रूप से मैच कराए गए थे। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है, 1975 में। वहीं महिला वाला आपसे पूछे तो 1973 में। T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला पूछे तो 2007 में, और महिला वाला पूछे तो 2009 में। तो ये सभी के सभी शुरुआती सेशन भी जरूर याद रखें, है ना। मैंने एक बार कहा था कि महिला वाला जो 50 ओवर वाला है 2 साल पहले हो जाता है, तो T20 में जो है पुरुष वाले के भी 2 साल बाद होती है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप के प्रथम विजेता कौन है, तो वेस्ट इंडीज रहे थे, क्लाइव लाइड और विवियन रिचर्ड्स जैसे धाकड़ खिलाड़ी की अगुवाई में, और 2 बार 1975 और 1979 ये दोनों लगातार वेस्ट इंडीज जीते थे, और तीसरा जो है हमारा प्यारा भारत जीता था 1983 ईस्वी के अंदर। फिर हमने 2011 में बाजी मारी और सोच रहे हैं कि 2023 में बाजी मार ही दूं। ठीक है भाई। इसके अलावा भारत पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप 83 में कपिल देव साहब की अगुवाई में जीते थे, ये बात तो आप भी जानते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, G20 महिलाओं का बैठक 2023 में कहां पे हुआ है। देखिए G20 के बारे में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो मैंने आपको नहीं दिया है अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान। ठीक है भाई, महिला वाला हो, शेरपा वाला हो, वित्त मंत्री वाला हो, विदेश मंत्री वाला हो, पर्यावरण पे बात हो, सारी की सारी बात मैंने G20 की कर ली थी। ठीक है, सबसे पहले G20 तो ऐसे देश का समूह होता है जो विकासशील होते हैं, अर्धविकसित के होते हैं और विकसित के राह पे चल रहे होते हैं। आपके सामने ये वही लिस्ट है जो हमें PDF में आपको प्रोवाइड कराया था। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक आपका महाराष्ट्र पुणे में हुआ है। G20 आर्थिक एवं सामाजिक विदेश मंत्रियों की बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आपका श्रीनगर से यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा G20 के शेरपा के जो बैठक हुए हैं ये आपका कहाँ पे है, उदयपुर राजस्थान के अंदर हुए हैं। और G20 के जो महिला वाला है ये आपका जो है तमिलनाडु के अंदर हुआ है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये लिस्ट आपको मिल ही जाएगा, विदेश मंत्री वाला जो है नई दिल्ली में हुआ है, तो ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। देखिए अभी भी मैं ये बता दूं कि ये जो PDF की बात बोल रहे हैं 25 रुपये, तो इस जो PDF आप अभी रीड कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये एनालिसिस की वीडियो हमने कभी भी, एनालिसिस की जो PDF है ये हमने कभी भी जो है कोस्ट में लेके नहीं आपको दिया। मैंने कभी इसका पैसा चार्ज नहीं किया भैया, ये आपको फ्री है, आज भी फ्री है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये एनालिसिस वाली PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा क्लास नोट है जो स्पेशली डिजाइन किया गया था आपके एग्जाम के लिए, और इत्तेफाक से मैंने 4 कोर्स चलाए, चारों खरे उतरे हैं एग्जाम में। भगवान के आने वाले दिन में आप लोगों से मोटिवेट होकर मैं और अच्छा काम कर पाऊँ, है ना। तो इसका मैं चार्ज करता हूँ, जो 57 क्लास है ना उसके 25 रुपये चार्ज है भाई। उसके साथ तो ये सब तो बोनस में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, और अगर नहीं भी खरीदते हो तो ये सब आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगा एनालिसिस वाला फ्री में भाई। इसके अलावा 2023 वर्ल्ड कप कहां होगी ये पूछा गया है, तो ये भारत में है। आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 आपका साउथ अफ्रीका में हो चुका है। विजेता कौन रहा है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है। उपविजेता कौन रहा है, तो मेजबान देश साउथ अफ्रीका ही रहे हैं। T20 महिलाओं का आगामी वर्ल्ड कप 2024 में जो होगी ये कहां पे होगी, तो ये आपका बांग्लादेश के अंदर होगी। T20 वर्ल्ड कप जो पुरुष वाला हुआ था 2022 में, ये आपका कहां पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत कहां तक पहुंचे थे, तो कहीं तक नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा मतलब ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, इंग्लैंड विजेता रहे और उपविजेता कौन रहे थे, तो पाकिस्तान। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड में हुआ था, विजेता आपका इंग्लैंड रहा था पहली बार, और न्यूजीलैंड उपविजेता रहे थे। देखिए जो आईसीसी वर्ल्ड कप होते हैं ना उसमें 2-3 टीम का किस्मत बहुत खराब है। आप देखिएगा एक साउथ अफ्रीका का पहुंच जाएगा, शुरू में सब मैच जीतता रहेगा, लास्ट में कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि छट के बाहर निकल जाएगा। एक न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड फाइनल में जाने के बाद भी नहीं जीता, है ना। तो कुछ लक भी होते हैं। इनके अलावा आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 जो है ये अमेरिका और कैरिबिया मतलब वेस्ट इंडीज में होगा कंबाइंड रूप से, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, अमरबल बेल्ली और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये तीनों नाम एक ही साथ दिया गया था। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, अमरबल बेल्ली और यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना। तो कैसे आप बोलते हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, अमरबल बेल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सरोजा वैद्यनाथन, ये सभी के सभी जो है आपके कहाँ पे आ जाते हैं भाई, है ना, कमला, है ना, कुमारी कमला नाम है उनका, है ना। तो ये सभी के सभी जो है आपके आ जाते हैं भरतनाट्यम के अंदर। ठीक है भाई, सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम कर लेती हैं, ओडिसी भी कर लेती हैं एडिशनल में। नहीं, ओडिसी जिनका फेमस मतलब मेन है, भरतनाट्यम एडिशनल है सोनल मानसिंह का, तो इन्हें भी रख लेंगे इसमें। तो ये सभी के सभी ऐसे फ्लो में आना चाहिए आपको याद। ठीक है भाई, इसके अलावा भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे। सोनल मानसिंह आ गया है जवा पे, तो जुआ केसरी बोलो, है ना। तो सोनल मानसिंह भाई 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र के नृत्यांगना थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, गदाम पद्मजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण
नारायण, ये सभी के सभी जो है आपके गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, ये सभी के सभी कहाँ पे चले जाएंगे? तो ये आपका मैंने क्लू ही बता दिया है, उससे आप पकड़ लिए होंगे। रेड्डी फैमिली है तो आपको कुचिपुड़ी के साथ जाना है, महापात्र है तो ओडिसी के साथ जाना है, महाराज सरनेम है तो आपको कहाँ जाना है भैया? कथक के साथ जाना है, सिंह सरनेम है तो कहाँ जाना है? आपको मणिपुरी के साथ जाना है, झावेरी बहन सरनेम है तो आपको कहाँ जाना है? मणिपुरी के साथ जाना है। तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है। और ये जो मैंने भरतनाट्यम का नाम लिया ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। आज नर्तकी नटराज पहले शिफ्ट में पूछा गया था, पहले शिफ्ट में नर्तकी नटराज जो मुझे क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो पाया था, नर्तकी नटराज पूछा था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 3-4 दिन पहले ही करवाए हैं, कहाँ कहाँ से गुजरता है? जीटी रोड और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दोनों बात मैं एक ही जगह बता दिया था, तो यहाँ से पूछा गया था। इसके अलावा आपसे एक और मतलब मैंने लिस्ट भेजा है टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा, अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने काट छांट के बताया कि 19 क्वेश्चन भेजे भाई, मिल गया आज एग्जाम के अंदर। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य है, जिसके फॉर्म क्या होते हैं, जिसके रूप क्या होते हैं? अभंग, सभंग और त्रिभंग। इसको ध्यान रखेंगे, जब एग्जामिनर का मूड गरमाएगा, थोड़ा जटिल करने की कोशिश करेगा, तब ये क्वेश्चन डालेगा। इसके अलावा भरतनाट्यम में जो नृत्य होती है उसके क्रम में कौन कौन से स्वरूप को प्रस्तुति दी जाती है, तो आपको बताना है अली रप्पू, जाति स्वरम, तिल्लाना, ये सब जो है आपके भरतनाट्यम के प्रकार है, फॉर्म है। ठीक है भाई। इसके अलावा भरतनाट्यम को प्राचीन काल में सादिर अट्टम भी कहा जाता था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अभी अभी जो ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है आपका, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नृत्य को प्राचीन काल में सादिर अट्टम कहा जाता है। पंडित जसराज से मैंने कल एक क्वेश्चन किया था कि किसके नाम पे जो है आपका सौर मंडल में एक उपग्रह का नाम रखा गया है, एस्टेरॉयड का नाम रखा गया है, क्षुद्र ग्रह का नाम, माफ कीजिएगा, क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है ना। तो पंडित जसराज, बहुत बच्चे ने आंसर दिया, सभी को धन्यवाद, सभी का सही है। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणि प्रसाद, ये दोनों के दोनों जो है किराना घराना से संबंधित है। किराना घराना कहाँ से है? तो भैया बताएंगे यूपी से बताएंगे, क्योंकि ये जो है नाम तो लग नहीं रहा है किसी शहर का, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, ये लखनऊ के जो बिंदादीन, कालका बिंदादीन घराने से हैं। इसके अलावा अल्लाह रखा, ये आपका पंजाब घराने से हैं। अल्लाह रखा उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी थे, तो तबला में मशहूर, वादन में मशहूर थे। इसके अलावा बनारस घराने के संस्थापक आपसे पूछा जाता है, तो पंडित राम सहाय जो है ये आपका बनारस घराने के संस्थापक हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होगी, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं भैया। विटामिन सी, अभी तक एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जो नहीं बताया हूं, इसीलिए बोला नहीं बीच में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भाई? एस्कार्बिक एसिड। क्या है? एस्कार्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये किसके लिए अच्छा होता है? तो ये किस चीज का प्रतिमा है भाई? ये किस चीज का प्रतिमा है? तो आंख का। आंख के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। इसके कमी से कौन कौन से बीमारी होते हैं? तो ग्लूकोमा, ट्रिकोमा, जुरुप्थलेमिया, मोतियाबिंद, रतौंधी, यानी जो भी आपका भी देखिए अभी आई फ्लू का जो है हवा चल रहा है, आंख उठ जाता है, लोग चश्मा पहन उनके घूमता है, तो टच में नहीं जाइएगा, है ना। इसके अलावा विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, इसके कमी से जो है बेरी बेरी रोग होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। इसके अलावा जो विटामिन B3 है ना, ये गठिया वगैरह के लिए अच्छा होता है, जिसको गॉट हो जाता है, गठिया हो जाता है। गठिया कैसे होता है ये भी आपसे एसएससी पूछा है, तो हर चीज तो पूछता ही है। तो गठिया कैसे होता है? जब बहुत ज्यादा कोई मेहनत करता है तो जोड़ों पर जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, जिसे हम संधि कहते हैं, वहां पे लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना ही गठिया या गॉट रोग का कारण बनता है, जो असहाय दर्द देता है। ठीक है, तो ये विटामिन B3 उसमें जो है उपयोगी होता है। ऐसे विटामिन B3 लेना चाहिए जिनको भी गॉट वगैरह की प्रॉब्लम है। विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। विटामिन B6 को हम पैरोडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो आप बोलते हो भैया कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा आपने पूछना है कि भाई जो कोबाल्ट होती है इसमें, सॉरी साइनोकोबाल्मिन होती है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप मैंने बताना है भाई कोबाल्ट। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछता है, तो आपने बताना है B और C जल में घुलनशील है, बाद बाकी A, E, D के जो है आपका इस क्या है, वसा में घुलनशील है। और हम आगे ले चलते हैं आपको विटामिन में थोड़ा सा। अभी कौन सा A हो गया, B हो गया, C हो गया, हम D को कहते हैं भाई कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होता है, जो हड्डी की बीमारी होते हैं। खास करके छोटे बच्चे को आप धूप में सुखाते हुए देखे होंगे, सवेरे सवेरे धूप में डाल देता है, बच्चा रोता रहता है, क्योंकि ये रोने के लिए नहीं छोड़ते हैं और धूप लगाने के लिए छोड़ते हैं। और विटामिन D जो है बच्चे के जो
मतलब हड्डी की ग्रोथ होगी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, जो बांझपन वगैरह रोग होती है ये विटामिन ई के कमी से होती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, अच्छा विटामिन के कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रक्त की थक्का नहीं जमती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर रक्त की थक्का जमे ही नहीं तो क्या हो, तो ये तो आप भी जानते हैं। इसके अलावा शरीर में एक हेपेरिन नामक जो है पदार्थ पाया जाता है, ये अंदर में ब्लड को अपने आप क्लॉट होने से रोकती है। अगर अपने आप भी जम गया तो फिर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। सांप वगैरह जो काट लेता है आदमी को तो अंदर क्या होती है ना, नर्व सिस्टम में यही ब्लड क्लॉट होने लगता है, जिससे क्या मार्ग बंद होने लगते हैं और आदमी शून्य पर के जो है ऊपर चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रेड अर्थ एंड पॉरिंग रेन बुक के लेखक कौन है, तो ये विक्रम चंद्रा जी की पुस्तक है। ये काफी जो है बहुत दिन के बाद ये किताब बाहर निकला भाई। इनके अलावा मित्र मेला की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये आपके नासिक में हुआ था। मित्रा मेला एक संगठन है, ये कोई वार्षिक मेला नहीं है भाई, ये एक गुल थी, एक गुट थी, एक संगठन थी जो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1900 ईस्वी के आसपास, मेरे ख्याल में 1899-98 में जो 98 में स्थापना हुई और 99 में ये कार्य स्टार्ट कर दिया था। चलिए 1900 इसकी ईस्वी तो नहीं पूछेंगे, चलिए भाई पूछ अगर दे तो इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। ये 1899 ईस्वी में है मेरे ख्याल से। ठीक है, 1899 ईस्वी में जो है ये आपका स्थापना किए थे कौन, विनायक दामोदर सावरकर। अरे वो यही विनायक दामोदर सावरकर है जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। ठीक है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना भी किए थे ये, अभिनव भारत। ठीक है, ये भी विनायक दामोदर सावरकर जी ने ही किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये नासिक आंसर हो जाएगा। नासिक में आपका जो है त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर बहुत जो है भोलेनाथ की पवित्र जो धाम है त्र्यंबकेश्वर, और नासिक से आपको जो है गोदावरी नदी निकलती है वही त्र्यंबकेश्वर के पास से, और नासिक में कुंभ मेला भी लगती है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों में से किसको आंसर मारे जब ऑप्शन में आ जाए, तो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस लफ्ज में एग्जामिनर ने पूछ दिया, ये प्रायोगिक क्वेश्चन है और एग्जाम में बच्चे ने गलत करके आया हुआ है, इसीलिए नीचे एक चीज लिखा होगा ऊपर, अगर ऊपर वाले पॉइंट में दिल्ली के मैदान से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है तो दिल्ली के जो है स्थापना यानी हसरा की स्थापना ये जो बात हो रही है तो भगत सिंह आंसर होगा। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैं समझा दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हसरा की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किसके द्वारा किए गए थे, तो भगत सिंह आंसर होगा और उनके सहयोगी आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हसरा की स्थापना की बात सबसे पहले किसके मन में आया, तो चंद्रशेखर आजाद आंसर होगा। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है, तो 54 साल, ये तो पेपर के हेडलाइन बने थे भाई 54 साल बाद, क्योंकि इसी क्रम में लिखा भी गया था पेपर में। ठीक है भाई, 54 साल बाद जो है संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कर्नाटक राज्य जो है बना था। कर्नाटक ने मेघालय को हराया था, और मैं इस प्रश्न को अभी 4 दिन पहले ही आपको प्रैक्टिस सेट में कराया हूं। वीडियो नंबर 43 या 44 के थंबनेल पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, करंट सेक्शन वाली ये क्वेश्चन। और मैंने ये भी बताया था कि अगर संतोष ट्रॉफी नाम से ऐसा आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मैच हुआ होगा तो आप भूल में हैं। ये मैच आपका सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। ये भी मैंने एक जोक मारा था भाई, जोक में अच्छा बात मैं बोल जाता हूं कभी कभी, ध्यान रखो। कर्नाटक के मेघालय को हराकर जो है ये ट्रॉफी अपने नाम किया था। ये फाइनल मैच कहां पे हुआ था, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, संतोष ट्रॉफी 2023। और ये एडिशन की बात करेंगे तो 76वां एडिशन था। संतोष ट्रॉफी 2022 की बात करेंगे तो विजेता केरल थे पश्चिम बंगाल को हरा के, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि चिनूक हवा कहां चलता है भाई, चिनूक हो, टाइफून हो, नार्वेस्टर हो, खमसीन हो, है ना, लू हो, ये सभी के बारे में मेरे बच्चे एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। चिनूक हवा कहां चलती है, तो ये अमेरिका और कनाडा के अंदर चलती है आपका चिनूक हवा। ये चिनूक हवा जो रॉकी पर्वत की पहाड़ी ढलान होती है वहां से नीचे उतरता है। ये स्लिपरी हवा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और इस हवा का जो आपका मतलब क्या बोलते हैं इसको, इस हवा का जो क्या है मतलब क्या बोल सकते हैं, गर्म और ठंडा में मतलब जो क्या, चलिए ठीक है, इस हवा जो का जो ये है मतलब गर्म है, गर्म हवा है ये ठंडा नहीं है, गर्म हवा है। चिनूक जो रॉकीज पर्वत के ढलान से नीचे उतरती है, जो अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र को प्रभावित करती है। देखिए स्थानीय हवा में एक ही जैसे चीज को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दे दिया गया है, तो ये बात भी आपको जो है कहीं ना कहीं अंदर ध्यान रखना। अच्छा, इसका नेचर बोल रहा था कि इस हवा का नेचर कैसा है, तो गर्म है। ठीक है भाई, कभी कभी बहुत कॉमन सा चीज भी जबान पे नहीं आती रहती है।
इसके अलावा वास्तव में चिनूक पवन रॉकी पर्वतमाला के आसपास चलती है, जैसे मैंने बताया कि उसके ढाल से नीचे उतरने का काम करता है। नॉर्वेस्टर आपका न्यूजीलैंड में चलता है। टाइफून एक जो है ये जापान और चाइना में उठने वाली बवंडर है। हरिकेन आपके अमेरिका में आते हैं। लू आपके उत्तरी भारत खास करके राजस्थान में आते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। काल बैसाखी की बात करेंगे तो खास करके आपका पश्चिम बंगाल में आती है, ये दुखदाई है काल बैसाखी। आम्र वर्षा जो है ये आपका सुखदाई है, ये आम के फसल के लिए अच्छा होता है, कर्नाटक और केरला में आता है। तो कुछ ऐसे चीज जो बार बार आते हैं तो इनसे थोड़ा सा रिश्ता बनाइए। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक पेमेंट का मोड है? भाई सब दिन बताते आए, सब दिन बताते आए। आज कल हो कि अगर आपको नौकरी लग जाएगा तो जो सरकारी महकमा है, चाहे आप एसएससी में जाइए, रेलवे में जाइए, ईपीएफओ कहीं भी जाइए, तो वहां से आपको पेमेंट भेजेंगे सरकार एनईएफटी मोड से। उनका एक जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा वो आपको एनईएफटी मोड से पेमेंट भेजेंगे। इसका क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये वेरी फास्ट जो है आपका विधि है पैसा ट्रांसफर करने का। इसके अलावा पहले हमारा आरटीजीएस चलता था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तभी तो आप जो है बोलते थे भैया पैसा लगा दे लूँ, तो हाँ 10 बजे अभी तक पैसा नहीं लेता है तो 4 बजे है ना। तो ये किससे होता था? तो आपका आरटीजीएस से होता था। 4, 5, 6 घंटे लग जाते थे। इससे भी थोड़ा सा स्लो कौन सा है? आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। लेकिन इसमें बॉन्ड था, है ना, कि भाई ये जो एक दिन में जो है 2 लाख तक की ही रकम को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए जो है इन दोनों के जगह पे अब जो है सबसे ज्यादा यूज एनईएफटी होता है। ठीक है भाई। इनके अलावा आप लोग बताइएगा कि इन तीनों में से ऑप्शन में था कि नहीं। इसके अलावा 2023 में तमिलनाडु ने किस पर बैन लगाने की प्रस्ताव रखी है? तो तमिलनाडु के जो अभी बहुत सारे जो सांसद हैं वहां के विधानसभा के, वो सीएसके टीम को घेराव कर लिया है और सीएसके टीम को जो है इस पे बैन लगाने की बात कही जाने लगी है, क्योंकि इनका मानना है कि इस टीम में कोई भी जो है राज्य के खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। तो आप लोग बताएंगे कि इसके ऑप्शन में क्या क्या था बैन लगाने वाली बात में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हाफ हाफ रख देता हूं, 50-50%। ठीक है भाई। इसके अलावा सीएसके टीम जो है ये आईपीएल का यूनिकॉर्न टीम है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यूनिकॉर्न मतलब भाई पैसा, पूंजीपति, मालदार। इसके अलावा निम्नलिखित में से राजस्व की प्राप्ति की क्या साधन है? ऐसे प्रश्न आए हैं। देखिए मैंने 3-4 दिन पहले ही राजस्व प्राप्तियां, जो आपका राजस्व प्राप्तियां होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, और आपने मैंने बताया था राजस्व रिसिप्ट, है ना, राजकोषीय घाटा, है ना, ये सभी के सभी मैंने आपको जो है एग्जाम्पल दे दे के बताया था कि किसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। अब काम आगे का आपका हो जाता है प्रभु दीनानाथ जी, है ना। तो भाई तो आपका जो राजस्व प्राप्ति है ये टैक्स है, फी है। राजस्व प्राप्ति में उन सभी को शामिल किया जाता है ना, वो सभी तथ्य को शामिल किया जाता है जो सरकार के देनदारियों में शामिल नहीं हो, जो सरकार के जो है ना लेबिलिटी न बढ़ाए, उन सभी तथ्य को इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो आप ऑप्शन से कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि ये वाला चीज जो है सरकार के देनदारी के खेमे है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फर्क नहीं पड़ता है तो इसे में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इससे टैक्स तथा नॉन टैक्स तथ्यों को भी राजस्व में शामिल किया जाता है, जैसे फी वगैरह, तो आपने समझ जाते नॉन टैक्स में आ गया। इनके अलावा राजकोषीय घाटा, यहां पर मैंने लिख लिया है, आप लोग बताओ क्या होती है राजकोषीय घाटा का फार्मूला। आप जो बच्चे कंसेस हैं लिखेंगे जरूर। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? भाई चितरंजन दास को, और सीएफ एंड्रयूज को हम दीन बंधु के नाम से जानते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बंग बंधु के नाम से किसे जानते हैं? आप लोगों के लिए छोड़ू क्या ये क्वेश्चन? मैं बता देता हूं। शेख मुजब्बुर रहमान को जो है बंग बंधु के नाम से जानते हैं, शेख मुजब्बुर रहमान को। ठीक है, इसके अलावा स्वराज पार्टी का गठन जो है चितरंजन दास ने 1923 में असहयोग आंदोलन के बंद होने पर किया था। जब असहयोग आंदोलन 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हो गई थी तो महात्मा गांधी ने अनशन कर इसे बंद कर दिया था। तभी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 ईस्वी के अंदर। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्राइजिल का सिनोनिम्स आया है आपका, फ्राइजिल का सिनोनिम्स आया है, ये हमारे नाजुक होता है। जब आप कोई बड़ा सा कार्टून में फ्रिज वगैरह उतारेंगे या फिर कोई कांच का जो चीज देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है हैंडल विथ जेंटल, ऐसा लिखा रहता है क्योंकि अंदर जो है फ्राइजिल जो है आपका वस्तु है, टूट फूट सकता है, इसीलिए जो है केयर के साथ उसे जो है नीचे उतारे या रखें। ठीक है भाई, तो इसका ब्रिटल हो जाएगा, ब्रेकेबल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कोशिका का खोज फिर से पूछ दिया, पता नहीं क्या मिलता है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसमें डायरेक्ट पूछा था कि 1665 में कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक आंसर होगा। यही क्वेश्चन होता है कि 1674 में कोशिका का खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक होता है ना भाई। तो ल्यूवेन हॉक 1674 में कोशिका का मेनली 2 पार्ट कौन कौन से, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका
की क्या विशेषता, तो सेल वॉल और लिपिड का होना पादप कोशिका का विशेषता है। और सेल वॉल क्या करता है, स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करते हैं कोशिका में। और भी कोशिका के अंदर घुसेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, गोल्गी बॉडी को पुलिसमैन या डाकघर, इसके अलावा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका के केंद्रक भी होते हैं कोशिका में, केंद्रक के अलावा डीएनए जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। कोशिका के अंदर और भी विभाजित करेंगे तो कोशिका का यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका हमेशा गरीब होता है, इसके अंदर बहुत सारे चीज की अभाव होती है। अगर इतनी नॉलेज आपको है तो कोशिका से आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा अनुच्छेद 112 पूछा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट हम कहते हैं साधारण भाषा में। भारत के संविधान में बजट का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारत में पहला बजट 1960 में पेश किया गया था जेम्स के द्वारा। आजादी के बाद प्रथम बजट षणमुखम शेट्टी, फिर गणतंत्र भारत की प्रथम बजट है ना जॉन मथाई, और आपका सबसे अधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई साहब ने पेश किया है। बच्चों के लिए अलग से बजट की राशि आवंटित करने वाली प्रथम भारतीय राज्य ये मध्य प्रदेश बने हैं। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन छपेंगे और छप चुके हैं। सभी प्रकार के मौसमी घटना वायुमंडल के किस लेयर में होता है, दादा एक दिन नहीं 15 दिन मैंने बताया, और मैंने खुद उस लेयर में गया था और देखा था, तब बताया ना भाई ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जो हम पृथ्वी जहां पे हम ये सराउंडिंग में रहते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ पहला लेयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसी प्रकार से चौथा पांचवा है। तो जो पहला है इसकी औसत ऊंचाई जो है 16 से 18 किलोमीटर है पृथ्वी से, इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटना जैसे मेघ का आना, बादल गरजना, बिजली चमकना, बारिश का होना, ये सभी के सभी तरित झांझा आना, ये सभी के सभी आपका कहां पे क्षोभ मंडल में हो जाएंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर जी आपका समताप मंडल है, समताप मंडल के ऊपर ही ओजोन का लेयर स्थित है, O3 का लेयर स्थित है। ये हमारे प्रोटेक्शन का काम करता है, ये हमारा कवच का काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज से हम सब लोग जल जाएंगे और जल के हम बन जाएंगे राख भैया, तो समझ रहे हैं। तो ये समताप मंडल में हम वायुयान वगैरह को उड़ा लेते हैं, उसके ऊपर हम जाते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, और सबसे ऊपर में आपका बहिर्मंडल है, और समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में मध्य मंडल है। ठीक है। तो जो आयन मंडल है उसमें रेडियो जो तरंग वगैरह हैं जो परावर्तित कर हम पृथ्वी पर रिसीव सिग्नल प्राप्त करते हैं, ये हम आयन मंडल के द्वारा कर लेते हैं। बहिर्मंडल में हमारा हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता है। आप इसे भी याद रख सकते हैं कि सूर्य के अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, तो सूर्य के नजदीक जो है बहिर्मंडल है। ठीक है भाई। तो ऐसे आप देसी भाषा में। इसके अलावा ओजोन लेयर समताप मंडल में स्थित है, बता दिए। 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाते हैं। अनुच्छेद 30 और 29 और 30 आपसे पूछ लिया भाई, ये कोई पूछने की बात है यार। तो ये संविधान जो है अल्पसंख्यक हित से संबंधित है, अल्पसंख्यक हित से संबंधित है भाई। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 से जो 18 इसे समानता का अधिकार कहते हैं, 14 में समता का अधिकार, 15 में जाति, धर्म, नाम, लिंग। तुम्हारा नाम क्या है भाई, कलुआ का चाचा, तो कोई हंसेगा नहीं भाई, जो नाम है सो नाम है, इसके आधार पर अंतर विभेद नहीं करेंगे। तो ये सब जो निषेध है ये 15 में है। 16 में क्या है भाई, अवसरों की समानता। 17 में क्या है भाई, छुआछूत का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, लेकिन कई जगह लागू नहीं होता। मैं कभी किसी दिन और बाद में बात कर लूंगा, जिस सेना वगैरह है तो उनको आप उपाधि दे ले सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 19 और 22 जो है स्वतंत्रता की जो है स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 बाल श्रम पे 24 बाल श्रम पे निषेध है, और 23 जो है आपका बलात् श्रम पे निषेध है। बलात् श्रम मतलब बंधुआ मजदूर जैसे हो गए, या फिर मानव तस्करी पे रोक कह सकते हैं भाई। अगर मान लीजिए कोई भी चीज आप खरीद लेते हैं तो आप पूरा अधिकार उस पर दिखाते हैं ना, तो मान लीजिए हमरे कोई खरीद लिया तो जबरदस्ती काम करवाएगा ना, तो दोनों लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो कि बलात् श्रम पे रोक ये भी 23 है, या फिर मानव तस्करी पे रोक ये भी 23 है। इसके अलावा 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता है बंधु, और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 29-30 क्वेश्चन का बेस था, और 31 जो है निर्सित है। निर्सित मतलब अब जो है लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार के तहत, और उसे हटा दिया गया था 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तब से लेकर आज तक संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 300 के ए में जो है सो रहा है आराम से। अगला पूछा गया था डेविल्स एडवोकेट ईडियम, डेविल्स एडवोकेट पिछली बार भी पूछा गया था। इसके अलावा एक आपका भजन सुपारी का पूछा गया था कि किस वाद्य यंत्र से संतूर। एक बच्चे बता रहे हैं कि पंडित भीमसेन जोशी के वाद्य यंत्र पूछा गया था। तो अगर पंडित भीमसेन जोशी का वाद्य यंत्र पूछा गया होगा मेरे बंधु, तो तानपुरा बता देना, तानपुरा बजाते थे साहब, है ना, तानपुरा बजाते थे, है ना। अकबर का भी वाद्य यंत्र पूछा जाता है। इसके अलावा कलाम साहब का अगर कभी वाद्य यंत्र पूछा जाए तो आप बीना बता देना, बीना बजाते थे कलाम साहब। तो ये सभी बात जो है जो मतलब ज्यादा प्रचलित नहीं है, उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। जो भीमसेन जोशी साहब है वो बजाने के लिए नहीं,
बनाने के लिए मशहूर थे। पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा ये भी संतूर प्ले करते थे। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष बांसुरी प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, लच्छू महाराज, ये सभी के सभी क्या बजाते हैं भाई? तबला। इसके अलावा पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, निखिल बनर्जी सितार प्ले करते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई 2001 में भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर के साथ। अब तो न तो बिस्मिल्लाह खां हमारे बीच हैं और न तो लता दीदी हमारे साथ हैं भाई। इनके अलावा शुकुर खान, पंडित राम नारायण, साबरी खान, बजीर खान, ध्रुव खान होगा एक, आसिफ अली खान होगा, है ना। इसके अलावा शुकुर खान हो गया, है ना। तो ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा, सारंगी से संबंधित है। वैक्सीन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे वैक्सीन से क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका एडमायरेट का पूछा गया। एडमायरेट का सर ने भाई, एडमायर माने क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। एडमायर माने प्रशंसा करना होता है ना। जो चीज प्राउड फील करवाया आपको, एडमायर करते हैं आप किसी को, इसका उल्टा आप किसी को डांटते हैं, है ना भाई। तो ये दोनों बता, जो भी प्रशंसा वाली शब्द होगा आपका आंसर हो जाएगा। गैम्बलिंग एक्ट कब लाया गया था ब्रिटेन में? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। या फिर सार्वजनिक जुआ अधिनियम कब आया था भारत में? तो अगर ब्रिटेन स्पष्ट रूप से लिखा है तब तो 2005 आंसर होगा, क्योंकि ये ब्रिटेन में भी आया था। और अगर ऐसा लिखा है कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम, तो ये 1867 में। तो ये भी क्वेश्चन को 50-50 रखता हूं, क्योंकि लैंग्वेज क्लियर नहीं है। बाद बाकी ऐसे प्रश्न आपसे और क्या पूछे जाएंगे कि कौन से राज्य सरकार ने जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये राज्य सरकार का नाम है महामहिम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था, और लगाना भी चाहिए। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कल ही बात कर रहे थे। गांधी युग में तो मैं आपको ले गया था ना भाई। चलो 1 मिनट और ले जाता हूं। गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए, 1915 में 9 जनवरी को लौटे, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेरा सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह, 1922 में चौरा-चौरी हत्याकांड हो जाने के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता संभालना, 1923 में दांडी मार्च का जो है अगुवाई करना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करना, 1931 में गांधी इरविन समझौता करना, 1932 में अम्बेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट करना। ये सब गांधी जी के कृत्यों में से हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, है ना, ये सभी के सभी जो पुस्तक हैं, मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी के हैं। इनके अलावा नटाल कांग्रेस, भारत से बाहर, फिनिक्स फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म, ये सभी के सभी गांधी जी से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। और राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। तो भाई ये हो गई गांधी युग, है ना भाई। इसके अलावा जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले साहब हैं, ये आपका भारतीय सेवक समाज की स्थापना भी किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडियन सोसाइटी, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे, है ना, वास्तव में दिल को छू गया होगा, तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 1 सितंबर 2023 और आज आप जो है MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आ गया हूँ, जो आने वाले शिफ्ट में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न देखने को मिला, IPL 2023 का फाइनल मैच किस शहर में हुआ था? देखिए इससे पहले वाले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो आपका आंसर था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। और IPL 2023 का फाइनल मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है, तो यहां पर हुआ था। ये आपके फ्री के नंबर दे गए। इंडिया में क्रिकेट के दीवाने बहुत हैं, ये क्वेश्चन कोई नहीं गलती करेगा। फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि बारिश बाधित मुकाबला हो गया था, जिसमें डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार जो है चेन्नई सुपर किंग्स के खेल 15 ओवर का कर दिया गया और इसको जीत दिया गया था। आपसे अलग क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डकवर्थ लुईस पद्धति का इस्तेमाल जो है किस खेल में किया जाता है, तो आपका आंसर है जी क्रिकेट के अंदर। इसके अलावा IPL 2023 में ये IPL का कैमा संस्करण था, तो आप कहेंगे जी 16वां संस्करण था। ऑरेंज कैप किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, तो शुभमन गिल को दिया गया था। और पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो मोहम्मद शमी को दिया गया था। और ये ऑरेंज कैप के होल्डर और पर्पल कैप के होल्डर
फाइटर दोनों ही जीटी के तरफ से खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या के जो है खिलाड़ी हैं। इनके अलावा आईपीएल में अब तक सबसे अधिक रन जो है अपना विराट कोहली ने बनाया है, सबसे अधिक विकेट अपना यजुवेंद्र चहल ने बनाया है, सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल ने लगाया, यूनिवर्स बॉस, सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी क्रिस गेल के नाम है, सबसे पहले शतक ब्रैंडम मैकुलम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इन्होंने लगाया था, सबसे कम मैच में 6000 रन तक पहुंचने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम है। 2022 और 2023 में जो आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसके पास रहा था, तो टाटा के पास रहा था। 2021 में बात करेंगे तो ये वीवो के पास था। तो ये सब बात आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इनके अलावा माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो माई स्टोरी पुस्तक के लेखक आपका कमला दास है। कौन है? कमला दास। कमला दास है, ये भारतीय मूल के हैं, इनके पुस्तक के लेखक है माई स्टोरी। इनके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, हमारे देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी रहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इनके अलावा अनटोल्ड स्टोरी के लेखक मोनिका अली हैं, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक नीचे जो आपका पॉइंट दिख रहा है ये अच्छे एग्जाम में आ जाते हैं, इसे जरूर ध्यान रखें, इसे बिल्कुल ही आप जो है मतलब इग्नोर मत कीजिएगा। मैडम सर किताब किसकी कौन से लेखक या लेखिका की है? मैडम सर किताब का नाम है भाई मैडम सर, ठीक है। तो ये आपका मंजरी जहरूर के हैं, ये भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी हैं जो बिहार में पोस्टिंग होने के समय इन्होंने जो है ये किताब लिखी थी और इनकी नेचर और इनकी जो काम करने की स्टाइल थी काफी हट के थी, जिनके लिए आज भी इन्हें याद किया जाता है, ठीक है। तो ये मंजरी जहरूर को जरूर याद रखें। इनके अलावा दीनदयाल योजना में आपका उम्र सीमा क्या रखा गया? मैंने आपको ये बता रखा है कि जो भी योजना है, जो भी योजना आपकी एग्जाम में आते हैं 3 फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। कब स्टार्ट किया गया, किस मंत्रालय के अंदर है और इसमें एज रिलेशन क्या है, मतलब एज की जो स्लैब है ये क्या है। यही तीनों बात आपके योजना से पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो तीनों योजना जो भी अभी नए योजना है इनकी इन 3 बात की जरूर ध्यान रखें। और कौन से फर्क पड़ते हैं भाई, ये मिनिस्ट्री ने किया इतने ईस्वी में आया और इसमें एज सीमा इतनी है, इतने से 2 नंबर मिल जाएंगे। और योजना भी सारे नहीं याद करने हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो सारे योजना याद नहीं करने हैं, और राज्य सरकार की बात करें तो वैसी योजना जो महिलाओं या लड़कियों से संबंधित है तो ये योजना आपको राज्य सरकार वाली देख लेना चाहिए। किसी राज्य ने अगर शिक्षा से संबंधित कोई योजना लाया है ना, जैसे अभी पश्चिम बंगाल लाया था, है ना, तो ये आपको देख लेना है। इसके अलावा अगर किसी राज्य ने किसी चीज पे बैन लगाया है या कोई चीज फ्री कर दिया है तो ऐसी योजना को भी आपको देखते हुए जाना है, ठीक है भाई। एक तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रहती है, महिलाएं से संबंधित योजना आपको देख के ही जाना है, ठीक है। तो दीनदयाल योजना ये कई कैडर के योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे चलाए जाते हैं। एक तो इसमें जो दी जाती है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना, इसमें आपको 18 से 50 वर्ष तक की जो है एज होनी चाहिए। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। अब कौशल के नाम से आप स्पष्ट है कि किस प्रकार की योजना होगी, आप समझ सकते हैं। तो ये आपके 18 से 25 वर्ष के जो है एज रिलेशन है इसमें। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये काफी खतरनाक योजना है, बच्चे गलती कर देते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो उम्र सीमा है यह 18 से 50 वर्ष रखा गया है, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लाभार्थी का उम्र जो है 18 से 70 वर्ष रखा गया है। और जो अटल पेंशन योजना है यह 18 से 40 वर्ष की उम्र अगर आपका उम्र है तभी आप इस योजना का जो है लाभ ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग कब की थी, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए मैंने एक ही दिन 3 प्रश्न बताए हैं जो मुझे याद आ रहा है। एक तो मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग कब की, इंडिया ने स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया, इसके अलावा जो बंगाल विभाजन हुआ था ये किस दिन प्रभावी हुए, ये सब क्वेश्चन बाय डेट पूछे जाते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, ये सब क्वेश्चन आपको ईस्वी नहीं बाय डेट पूछे जाते हैं भाई साहब, ठीक है भाई। तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो आपका जो है मुस्लिम लीग के द्वारा स्वराज की मांग जो है 1940 में किया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और जो बाय डेट पूछे जाते हैं आपसे कि भाई जो आपका बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, ये इसको आगे में देखेंगे, आगे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की संस्थापकों में कौन थे, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां। आगा खां कहां गया भाई, आगा खां कहां गया, इधर आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो थे ये मुस्लिम लीग के संस्थापक में थे। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में
में जिस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, उसी वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग से मिल गए, एक हो गए, जो बाद में पाकिस्तान का सर्वोच्च नेता बना। इनके अलावा पाकिस्तान शब्द की सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो चौधरी रहमत अली, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। ये आपको डेट के हिसाब से पूछा जाता है, इसमें 1946 याद रखने से काम नहीं चलेगा कि सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे जी 16 अगस्त 1946 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है आपका लागू हो गया था, मतलब फाइनल हो गया था कि अब तो विभाजन होना ही होना है। और उसी दिन, मतलब उससे एक दिन पहले, जिस दिन घोषणा हुई कि भाई बंगाल विभाजन होने वाली है, लागू होने की समय आ गई है, तो देश में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उस समय, है ना, और राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया गया था उस समय, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के समय आपका बंगाल विभाजन होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और आपसे जब महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए, तो उसमें एक स्वदेशी आंदोलन होता है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में होता है और गांधी जी 1915 में लौटे ही थे, तो कौन भाग लेंगे बताइए आप, है ना। तो इसी प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैलाश पर्वत किस पड़ोसी देश में स्थित है। भैया कैलाश पर्वत शंकर, है ना, अभी अभी सावन के महीना खत्म हुए हैं, जय शंकर, है ना, तो ये कहां पे भाई, ये तिब्बत के अंदर है। कहां पे है, तिब्बत के अंदर है। तिब्बत के अंदर से निकलकर 3 प्रमुख नदियां भारत में जो है फ्लो होती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। लेकिन ये अलग अलग ग्लेशियर से होती है, ऐसा नहीं कि कैलाश पर्वत से होता है ना भाई, अलग अलग ग्लेशियर से होता है। राक्षस ताल से होता है, चमाकड्यूंग ग्लेशियर से होता है ना। तो एक मैं ये मोटा मोटा बता रहा हूं कि तिब्बत में ये कैलाश पर्वत है और तिब्बत से ये 3 नदी निकल के भारत में फ्लो होती है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में काफी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सांगपो कहा जाता है ना, देहांग कहा जाता है पूर्वी साइड में, तो ये सब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में याद रखेंगे। असम का शोक कहा जाता है। माजुली द्वीप जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इंडिया में राष्ट्रपारीय नदी में सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र नदी है। राष्ट्रपारीय कहने का मतलब कि देश से नहीं निकला, देश के बाहर से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है भाई। इनके अलावा कैलाश पर्वत मानसरोवर के समीप तिब्बत में स्थित है, ये तो बता ही दिया। अच्छा, तिब्बत पर जो है आपका चाइना ने कब आक्रमण किया था, आप लोग मुझे कमेंट कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया है कि चाइना ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया और तिब्बत वासियों ने फिर से चाइना पर तिब्बत एक बार हथियार लिया चाइना, तो तिब्बत से जो फिर से मतलब चाइना से तिब्बत लेने के लिए प्रयास किया था, लेकिन असफल हो गया। तो ये सब बात मैंने आपको बता चुका, आप लोग मुझे बताएंगे तिब्बत पर चाइना ने कब आक्रमण किया था। दलाई लामा का नाम सुने हैं ना, तो ये भी तिब्बती धर्म गुरु है दलाई लामा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां होता है, चमाकड्यूंग ग्लेशियर से, ये अलग से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसे अलग से लिख लिया है। इसके अलावा शुभमन गिल का संबंध किससे, आप देखिए शुभमन गिल को सारा ऑरेंज कैप मिल गया है, तो ये तो आप जानते ही है ना कि शुभमन गिल किससे है। अरे इतना कम उम्र में इतना ज्यादा आगे चले गए खिलाड़ी, इनको कौन नहीं जानता है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। शुभमन गिल सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी है, इतने कम उम्र में सारे सुख पा लिए, है ना। इसके अलावा दोहरा शतक लगाने वाले भारत के जो खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल। अब 2 पे स्टार आप देख रहे हैं, तो ईशान किशन जो है ये सबसे कम बॉल में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं, 126 बॉल में। इसके अलावा रोहित शर्मा सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले जो है क्रिकेटर हैं, 264 रन की, जो आज तक इनका जो है यह आंकड़ा कोई भी नहीं पार कर पाया है इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है, एक अब ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन सितार वादक मैं आपको सब दिन बताया था, सुखरू खां, सबरी खां, ध्रुव घोष, आसफ अली खान, ये सभी के सभी, पंडित राम नारायण, ये सभी के सभी जो है आपके सितार से संबंधित है। वजीर खान भी हो जाएगा, है ना, तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब सितार से संबंधित है भाई, सितार से। इसके अलावा एक सेकेंड, ये सब सारंगी से संबंधित है। सारंगी वादक पूछा है मेरे भाई, ठीक है, सितार वादक नहीं पूछा है, सारंगी वादक पूछा है मेरे भाई, ठीक है, सारंगी कर लीजिएगा। मैं भी तो चलूं, कहां चले आ गए यार, है ना। तो भाई ये सारंगी वादक हैं, जो भी मैंने अभी बताया, वजीर खान, शुकुर खान, सबरी खान, ध्रुव घोष, आसफ अली खान, सारंगी, पंडित राम नारायण, ये सब सारंगी से संबंधित है। इसके अलावा सितार से अगर आप देखें तो पंडित रविशंकर साहब, निखिल बैनर्जी साहब, अनुष्का शंकर मैडम, अरविंद पारेख, ये सभी के सभी सितार से संबंधित है, सितार से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां
शहनाई से संबंधित है, TH विनायक घाटम से संबंधित है, तोताराम पखावत से संबंधित है, एक मैं बार बार बताते आ रहा हूं अन्नपूर्णा देवी, ये कल आएंगे आपके एग्जाम में। अन्नपूर्णा देवी ये किससे है? सुरबहार से संबंधित है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, ये तो हो गई, इनका काम ही था भाई जो है आपका वादन करना, लेकिन जिनका काम वादन करना नहीं है उनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या बजाए थे, तो भाई आपको बताना है कि बीना बजाए थे, वीणा बजा लेते थे। APJ अब्दुल कलाम साहब संगीत प्रेमी भी थे। इनके अलावा अकबर जो है इन्हें भी संगीत प्रेमी माना गया है मुगल वंश के अंदर। ये नगारा बजा लेते थे। क्या नगारा ढोल बजाओ नगारा, है ना, बोलते ना कि ढोल नगारा बजने लगा, तो ये नगारा बजा लेते कौन? अकबर बजा लेते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किस राज्य में लू नहीं चलती है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब ऑप्शन में सिर्फ केरला है और एक पूर्वोत्तर का और राज्य बच्चे ने लिखा था, है ना। तो केरला में तो लू चलती है भाई, केरला में जो है लू की झटका देखी जाती है ना। तो आप लोग बताएंगे कि और कौन सा स्टेट था। देखिए लू जो है आपका राजस्थान में सबसे ज्यादा, इसके साथ ही साथ ये उत्तरी जो मतलब भारत है, उत्तरी बिहार आ रहा है मुंह में, उत्तरी भारत जो है उसमें आपको लू देखने को मिलेगा ये वाली पार्ट सब में, ठीक है। तो बताइएगा कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन था जो इस वाले पार्ट का था, इस वाले पार्ट का था, या फिर एकदम किनारे जो उत्तर से हट के हो, दक्षिण में हो, ऐसा पार्ट का कोई राज्य होगा जो आपका आंसर हो जाएगा। ये लू क्या है? तो लू जो है आपका मतलब गर्मी के दिनों में आपका तेज मतलब जानलेवा एक प्रकार का पवन कह सकते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब डिहाइड्रेट कर देता है, आदमी को गिरा देता है। इसीलिए जो है कच्ची कैरी का जूस हम लोग पीते हैं बिहार यार में। इसके अलावा लू क्या है बताइए दिया। काल बैसाखी ये कहां पे आते हैं? पश्चिम बंगाल में, ये भी दुखदाई है। और एक आम्र वर्षा और एक आपका चेरी ब्लास्म, ये सब कहां पे आते हैं? तो ये साउथ में आते हैं, जो सुखदाई जो है वर्षा है। इनके अलावा राजस्व घाटा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फार्मूला दिया था शायद, राजस्व घाटा कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति होती है। जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है उसमें से जो है आपका जो इनकम आपको रिसीव्ड होता है सरकार को, आपको नहीं सरकार को, वो घटा देते हैं। और जो इसका अधिशेष निकलता है इसे हम फिजिकल डिफिसिट या आपका जो है आपका राजस्व घाटा कहा जाता है भाई, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजस्व घाटा, राजस्व मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, इन सब के बारे में सारी बात मैंने आपको बता दिया है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो बच्चे GNP GDP, एक बच्चा ने गलत मार के आ गया है कि भाई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि GDP में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो वो जो है GNP मार दिया है, तो गलत हो गया है उनका, है ना। कि भाई GNP कब होती है? मैंने क्या बताया था कि जब GDP में आप विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ोगे और विदेशी आदमी के द्वारा देश में कमाए गए आय को घटा दोगे GDP में से, तब आपका निकलेगा GNP, ठीक है भाई। तो बच्चे ने गलत किया, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। एग्जाम की प्रेशर काफी होती है भाई, है ना। यहाँ पे बात करना और एग्जाम में बात करना जो है फर्क है, ये मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ इस बात को। झारखंड में दिवाली के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? झारखंड में दिवाली के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो झारखंड में दिवाली के बाद सोहराई फेस्टिवल मनाया जाता है। सोहराई फेस्टिवल 2-3 दिन पहले ही बात करा हमने। सोहराई फेस्टिवल जो है आपके झारखंड में दिवाली के बाद मनाई जाती है। झारखंड में देखिए फसली त्योहार एक रोहिणी भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सरहुल जो है झारखंड में सबसे फेमस त्योहारों में से सरहुल एक है। इसके अलावा झारखंड में छऊ नृत्य होता है, झारखंड में कर्मा नृत्य भी हो सकता है, ठीक है भाई। इनके अलावा दिवाली के बाद दिवाली कहां मनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, जिसे क्या कहा जाता है? देव दिवाली कहा जाता है। दिवाली के 14 दिन के बाद मनाए जाते हैं बनारस में। इसके अलावा कुल्लू दशहरा ये हिमाचल प्रदेश में और बस्तर दशहरा ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। एक बार तो GD में ये पूछा गया था कि दशहरा में किसको जलाया जाता है? भाई रावण को, है ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉइंट है सोहराई खोबर पेंटिंग, ये झारखंड की पेंटिंग है जिसे GI टैग मिला है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपसे पूछ लिया है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी रहेगा तबे ना बता पाइएगा। तो सबसे पहले बेस देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार के शुरू में जोड़े गए। जो 2002 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता कराना माता पिता का कर्तव्य होगा। इस प्रकार का मौलिक कर्तव्य 11वां बना। आपके सामने ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो बच्चे PDF में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, PDF से रीड किए हैं, तो उनको पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि मैं मौलिक कर्तव्य के जो बारंबार जिक्र करके ये 11वां आपको रटाया है भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। DPSP मौलिक कर्तव्य, है ना। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना दिया था, आप पेज पे जाएंगे टॉपिक वाइज में तो मिल जाएगा। इनके अलावा यहाँ देखिए,
तो क्या भाई 51 के ए में क्या है कि संविधान के उन आदर्श वाक्यों को पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये सब जो है आपका 51 के ए के ए में है। 51 के ए के बी में है कि कोई भी ऐसा चीज जो हमें देश प्रेम के लिए प्रोत्साहित किया है उनकी रक्षा करना, सीधी सीधी। 51 के 1 के सी में है अखंडता, धर्म, अखंडता, एकता और आपका जो संप्रभुता है, इन तीनों को बनाए रखना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो अगला है कि देश की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए तैयार रहना। 51 के ए डी में है। 51 के ए के ई में कहा गया है कि भाईचारे की भावना तथा लेडीजों के प्रति सम्मान रखना और जो भी लेडीज के प्रति कुरीति है, कुप्रथा है, उनको समाप्त करना। इसके अलावा इसी प्रकार से आपको तो ये सब तो मैं बता ही दिया हूं। चलते हैं आगे, है ना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आपका जो है आर्टिकल 51 ए के आई में है। लेकिन यही बात डीपीएसपी के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 49 में भी सेम चीज है कि जो भी लोकहित की संपत्ति है उनकी रक्षा करना। जैसे रेलवे स्टेशन पे गए कुर्सी नोच डाले तो ये गड़बड़ हो गया भाई, इन चीज को उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा सिद्धि धमाल किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? तो ये गुजरात की है सिद्धि धमाल। देखिए मैंने 3 नृत्य आपको बताए। एक तो धमाल सीधे कहां का है? हरियाणा का। धमाल कहां का है? हरियाणा का। और सिद्धि धमाल लगेगा तो हो जाएगा गुजरात का। इसी प्रकार से आपने एक और सुना होगा हरेली। एक हरेली और एक आपका हरेला, एक हरेला, ठीक है। तो उत्तराखंड का हरेला, छत्तीसगढ़ की हरेली। तो इस प्रकार से आप इन्हें भी ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से एक है आपका भांड और एक है आपका पाथेर भांड, ठीक है। तो भांड खाली हो जाएगा पंजाब का और पाथेर भांड हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। इसी प्रकार से एक है घूमर, इसी प्रकार से एक है घुमुरा। तो घूमर है राजस्थान का, घुमुरा है उड़ीसा का। तो भाई ये जो छोटे छोटे क्रिटिकल बिंदु से मात्र जो है आंसर बदल रहा है, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा सजग होकर पढ़िएगा मेरे बंधु, नहीं तो एग्जाम में गलतियों होता है, ठीक है। गुजरात की अन्य प्रमुख नृत्य है दांडिया, गरबा। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा लावनी, तमाशा, कोली, फुगरी, लेजिम, दही हांडी, गुड़ी पाड़वा, ये सब महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों में से हैं, जिसमें रंगोली त्योहार नहीं है। ये एक चित्रकला है, ये एक चित्रकला है जो नीचे बनाया जाता है, मतलब जमीन पे बनाया जाता है। ये कोई दीवार पे नहीं बनाया जाता है, ये जमीन पे बनाया जाता है अबीर के साथ। इस प्रकार से महिलाएं बना लेती है ना। जो सूखा रंग होता है ना, उससे बनाया जाता है आपका रंगोली। और इसके कोई फिक्स डेट नहीं होते, कोई भी पोजीशन पे, कोई भी त्योहार के मौके पे महाराष्ट्र में इसे बनाया जाता है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूं तो ये इसको मैं देखता हूं और मैं भी कई बार अपने घर में बनाया हूं टूटा फूटा। इनके अलावा कलवेलिया, ये गनगौर, कलवेलिया, गनगौर, पनिहारी, घूमर, चंग, कठपुतली, राजस्थान, ये सभी के सभी जो है राजस्थान से संबंधित है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लुर, एक लुर नृत्य होती है, एक धमाल नृत्य होती है, ये आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। पाथर भांड जम्मू कश्मीर, और मैंने बता दिया था अभी कि भांड जो है ये आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुचिपुड़ी, धिमसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ढिमसा भी बोलते हैं इसे, ढिमसा भी बोलते हैं। कोलाट्टम, ये कहां पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाएगा। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है भाई साहब। इसके अलावा नौजवान सभा के संस्थापक कौन है, आपसे पूछ लिया है। तो नौजवान सभा के भाई आज से बताते हैं भगत सिंह साहब। भगत सिंह साहब के बारे में जितना चीज बताए हैं उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, जिस दिन आगे बता देना। भगत सिंह साहब के जो किताब के नाम बता दो, व्हाई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भगत सिंह को फांसी जो है 1931 में दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। 23 मार्च का दिन था वो, है ना। इनके अलावा भगत सिंह साहब जो है असेंबली में बम जो है आपका 1929, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके थे, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे भगत सिंह साहब के बारे में। भगत सिंह साहब जो है नौजवान सभा का गठन किए थे। यही नौजवान सभा चल के आगे जो है हसरा की संस्थापकों में रोल निभाया भगत सिंह साहब के साथ दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे 1928 ईस्वी के अंदर, है ना। तो ये सभी बात जो है भगत सिंह साहब के बारे में है, जरा ध्यान से रखेंगे। मैंने इससे पहले वाले शिफ्ट में कराया था कि भाई जो आपका HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और एक हसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये कैसे बना है? तो ये जो है HRA, इसमें सचिन सन्याल, चंद्रशेखर साहब, ये सब जो है शामिल रहे थे। लेकिन जो हसरा है इसके 2 आंसर हो जाते हैं, लैंग्वेज बदलते ही आंसर बदल जाती है। जैसे ही आपसे पूछता है कि दिल्ली में हसरा का स्थापना किसने किया, तो भगत सिंह, और हसरा के विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो चंद्रशेखर साहब। दोनों बात ध्यान रखेंगे भाई साहब, ठीक है भाई। इनके अलावा आजाद हिंद फौज का गठन कौन किए थे, तो रास बिहारी घोष किए थे, तो ये बात ध्यान रखना है। और एक है जी आपका रास बिहारी घोष, एक है आपका रास बिहारी घोष। ये आपको याद है ना, 1907 में जब सूरत की अधिवेशन में
फूट पड़ता है गरम दल और नरम दल में, तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ही संभाले थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। किसी भी सरकार में खर्च क्या होती है? अब खर्च कई प्रकार के होते हैं, ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन खर्च क्या होता है भाई? लोक कल्याण के मामले में जो भी रकम की जाती है, जो सरकारी कर्मचारी को वेतन दी जाती है, जो पेंशन भोगियों को पेंशन दिया जाता है, जो विदेशी ऋण पे ब्याज अदा किया जाता है, ये सभी सरकार के एक्सपेंडिचर में से आ जाता है, खर्च में से आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। इसके अलावा सबसे कम वर्षा कहां होती है? इसमें चारों ऑप्शन है, असम है, मेघालय है, लद्दाख है, केरला है। अब इसमें से मेरे हिसाब से लद्दाख में सबसे कम वर्षा होगी। इनके अलावा लद्दाख में सबसे कम वर्षा होगी, लद्दाख में सबसे कम वर्षा होगी, हाँ सही है जी, लद्दाख में सबसे कम वर्षा होगी। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, ये बात तो सभी जानते हैं, है ना। और वर्षा का अधिकांश स्रोत अरब सागर से आती है 60% और 40% आपका बंगाल की खाड़ी से आती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है, गारो खासी जयंतिया यहाँ पे पर्वत है ना। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया मेघालय में जनजाति का भी नाम है, और मेघालय में मासिन राम जगह है जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्षा मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जहां पर मानचित्र पर दो समवर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कंटूर्स लाइन कहते हैं या आइसोहैप्स कहा जाता है, तो ये बात भी आइसोहाइट कहा जाता है, माफ कीजिएगा, आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोहाइट माने वर्षा और सम ऊंचाई वाले आइसोहाइप्स होता है, जो यहाँ पे कुल्लू है आपको याद रखने के लिए कि मानचित्र पे दो समान ऊंचाई वाली रेखा को मिलाने मतलब बिंदु को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइप्स कहलाता है, और आइसोहाइट मतलब लग रहा है जैसे ऊंचाई वाला, लेकिन ये वर्षा वाला होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ग्रैमी अवार्ड से एक प्रश्न आया, प्रश्न क्लियर नहीं है। भारत के लिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर साहब 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जीते थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तन्वी शाह है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2023 में ग्रैमी अवार्ड और तीसरा ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को दिया गया। सबसे पहले 2015 में दिया गया था, फिर 2022 में दिया गया था, 2023 में दिया गया था। ये कंपोजर है रिकी केज, चेन्नई के रहने वाले हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, इनको दिया गया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कथक नृत्य से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र किसने बनवाई थी? ऑप्शन में बिरजू महाराज और भी कई महाराज थे, तो पंडित शंभू महाराज भी ऑप्शन में होगा, देख लीजिएगा, शंभू महाराज राइट आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य संस्थान जिसे कथक केंद्र के नाम से जाना जाता है, और आजकल ये भारतीय संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत रह के कार्य करते हैं, तो ये जो है इनके संस्थापकों में पंडित शंभू महाराज शरीक हुए थे, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महान्यवादी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है या नहीं है? तो महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यवादी राष्ट्र जो है भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। महान्यवादी जो है संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं डाल सकते हैं। ये सब महान्यवादी की अपनी जो है कार्यविधि है। उसी प्रकार से राज्य में एडवोकेट जनरल सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। वहां का राज्यपाल जो है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं, और जो जो चीज मैंने अभी महान्यवादी के बारे में बताया, सेम चीज एडवोकेट जनरल पर उस राज्य स्तर पे लागू होती है। घेंघा रोग किस ग्लैंड में विकार उत्पन्न होने से होती है? तो आपका आंसर होगा जी अबडू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड है ना, थायराइड ग्रंथि या फिर अबडू ग्रंथि अगर ऑप्शन में होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है अगर तत्व की बात करें तो, इसलिए टाटा नमक खाने के लिए बोलता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया हड्डी की रोग होती है। B1 की कमी से बेरी, ए की कमी से आंख का रोग, के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, एच की कमी से भी इसी प्रकार से ब्लड की कमी मतलब एच की कमी से भी ब्लड वाले रोगी होती है। विटामिन B12 की कमी से भी ब्लड वाली रोगी होती है, एनीमिया वगैरह। इसके अलावा जो आपका विटामिन B3 वगैरह की कमी से गॉट वगैरह हो जाती है, गठिया वगैरह हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है ना। विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाती है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है भाई साहब, इसी फ्लो में आना चाहिए आपके भी, है ना भाई, तभी काम बनेगी। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे अधिक पदक आज से बताया जी महाराष्ट्र को मिला है, महाराष्ट्र को, है ना, महाराष्ट्र को सबसे अधिक पदक मिला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अभी अभी आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd संस्करण 2023 उत्तर प्रदेश में पंजाब यूनिवर्सिटी पहला, गुरु नानक यूनिवर्सिटी दूसरा बने थे। भैया खेलो इंडिया यूथ गेम की 5वां संस्करण आपका 2023 में कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। यहां पे सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र को मिला है, दूसरा स्थान हरियाणा का, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का रहा था। ये मध्य प्रदेश के 8 विभिन्न शहरों में कराए गए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 दिल्ली से हुआ था, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 आपका कहां से हुआ है? उड़ीसा से हुआ है। तो दोनों
बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क और व्हाट्सएप ग्रुप में तो मिल जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।